अक्सर लोग डूब जाते हैं तनाव के कारण, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण, और फिर वो फिजिकल बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की लाइफ बहुत प्रीमियम है तो आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए जाना चाहिए, रिश्तेदारों के पास नहीं। और मैं इसमें तो रिक्वेस्ट करूंगा आप, आई थिंक सभी जितने भी ऑडियंस है, कि जैसे किसी बच्चे के 95% मार्क्स आ रहे हैं और दूसरा बच्चा जिसका 80-85% मार्क्स आ रहा है, इट डज नॉट मीन कि 95% वाला बच्चा तेज है। बिल्कुल, एक तरफ तो आप बोल रहे हो मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता और एक तरफ आप उसी को अप्रिशिएट कर रहे हो। अभी जिसने जेई टॉप किया है सर, उसके लिए अखबार ने लिखा है कि वो ग्रेड 6 से लगा हुआ है। और मुझे उस दिन बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा भाई अब तो माँ बाप पीछे पड़ जाएंगे कि अगर आईआईटी क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है तो अब 6ठी क्लास से लग जाओ। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा पढ़ाई अलग चीज़ है, क्योंकि जिसने जेई टॉप किया जरूरी नहीं वो आईआईटी टॉप करेगा। yes. जरूरी नहीं वो करियर में कहीं ये ना हो कि वो 3 इडियट का चतुर्लिंगम वो बन जाए। आपको ये देखना कि रणछोड़ दास बनाना है या चतुर्लिंगम बनाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन का ब्लूप्रिंट है, जैसे इस मकान का कोई ब्लूप्रिंट होगा ना, yes. तो ये ब्रेन का ब्लूप्रिंट है। अब लोगों के मन में आएगा अच्छा जिसका हाथ नहीं है उसका दिमाग नहीं हुआ। नहीं भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं हाय एवरीवन, आज जो बात करने जा रहे हैं ये है तो बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। कन्फ्यूज़न रहता है पेरेंटिंग को लेके, बच्चों के बहुत सारे बिहेवियर को लेके। और आप लोग, मतलब सर मेरे जो ऑडियंस है, मेरी पूरी की पूरी ऑडियंस वो है जो 30 से 40-45 साल की विमेन है। तो ये सभी वैसे इनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ा काम ही है बच्चों को सही तरीके से पालना, राइट, रेज करना। हमारे साथ हैं विकास सर, विकास नागरो जी। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, राइट, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रेन के बारे में, हमारे साइकोलॉजी के बारे में, ब्रेन के बारे में जो जाने अनजाने शायद हम गलत कर रहे होते हैं, और सही तरीका अगर सीख ले, और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर इस पॉडकास्ट को देख लो, अगर सर से थोड़े से अगर हम चीज़ें सीख लेते हैं तो शायद हम सही सही दिशा में चले जाएंगे और चीज़ों को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे, मेजरली अपने बच्चों के लिए, राइट। तो वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी। तो सर सबसे पहले छोटा सा कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड एक बार आप बता दो। ओके, क्या मैं क्या काम करता हूँ उसके बारे में? हाँ। ओके, बेसिकली हमारा काम है आपके पास क्या पोटेंशियल है उसको समझना और उस पोटेंशियल को पीक पर लेके जाना। मेरा मतलब ये है कि आप में कोई ना कोई तो काबिलियत होगी। क्या वो काबिलियत से आप पैसा कमा पा रहे हो? क्या उस काबिलियत से आप उसको मोनेटाइज कर पा रहे हो? क्योंकि करियर आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मेन पिलर है। तो जब आपका हुनर ही आपका पैशन ही आपका अगर वो एक अर्निंग सोर्स बन जाए तो हमारा काम वो है। तो आप क्या दिमाग लेके पैदा हुए हो, उसको कैसे आप पीक पे ले जा सकते हो। तो 2 चीज़ों पे हम काम करते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, फॉरेंसिक साइंस का एक पार्ट है। दूसरा, उसको फिर कैसे पीक पे ले जाया जा सकता है, उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो नॉर्मली ये, जैसे अगर मैं हम सबकी बात करूँ, राइट, तो हम तो बाई चांस ही अपने प्रोफेशन में आके जो करना था कर गए, राइट। और जब हम रियलाइज़ भी करते हैं, कि मैं अपनी बात करूँ, बड़े सारे फ्रेंड्स की बात करूँ, तो हम तो रियलाइज़ करते हैं तकरीबन 35-40 जब हम खूब सारी चीज़ें कर लेते हैं तो फिर हमें लगता है कि नहीं यार ये वाला ठीक था, राइट। आप बोल रहे हो कि इसको पहले भी पहचाना जा सकता है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। गैलप का एक डेटा है, 15% पूरे उन्होंने करोड़ों पे किया है ये रिसर्च। सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं, और उसमें से आप भी हैं, जो ये बोलते हैं कि हम अपना जो काम करते हैं दिल से करते हैं। बाकी 85% वो क्या करते हैं, वो बाकी जो 85% है ना, वो 40 की उम्र के बाद सिर्फ रिग्रेट करते हैं, यार काश मैं वो कर लेता जो मैं करना चाहता था। तो जो काश है आपकी ज़िंदगी में जो आ जाता है 35 के बाद, 40 के बाद, यानी कि आपने 25 से लेकर 45 तक वो मेहनत करी, उस जगह पे मेहनत करी जहाँ पे आप करना ही नहीं चाहते थे। और दुख की बात यह है कि आपको पता भी नहीं है। पता कब लगता है, किस रूप में पता लगता है? स्ट्रेस के रूप में, तनाव। अच्छा, किस चीज़ का तनाव आपको? बॉस का। किसी को उसी बॉस के साथ इतना अच्छा संबंध है कि वो ग्रो करता है, और किसी को उसी बॉस की बात गाली लगती है। कौन? जिसका उसके अगेंस्ट पोटेंशियल है। जैसे फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी आप बाइक या कार चलाते हो, अगर उसके अंदर इंजन ऑयल ख़राब हो तो आवाज़ आएगी और गाड़ी चलेगी नहीं। तो इंजन ऑयल का काम क्या है? उस फ्रिक्शन को ख़त्म करना। तो ऐसी दिमाग है, दिमाग के अंदर जो आपकी पावर है, उस पावर के अनुसार चलोगे, समंदर की लहर के अनुसार चलोगे तो फिर आप आगे तक जाओगे। अगेंस्ट चलोगे तो डूबने का डर है। तो अक्सर लोग डूब जाते हैं तनाव के कारण, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण, और फिर वो फिजिकल बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अब तो मेडिकल साइंस बोल रही है, आप तो खुद फिटनेस में हैं, कि जितनी भी तरह की बीमारियाँ हैं, बीपी, शुगर, इवन कैंसर तक,
वो किस में साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। और साइकोलॉजिकल मतलब क्या, हमारे पास कौन से खाने पीने की आज को दिक्कतें हो गई, समस्या किस बात की है, हमें लगता है कि हम काबिल हैं लेकिन उस काबिलियत का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा, या तो फिर हम अंडर वैल्यू हैं या फिर आपसे वैलिडेशन नहीं मिल रहा, आपसे मतलब फैमिली से वैलिडेशन नहीं मिल रहा, दोस्तों से वैलिडेशन नहीं मिल रहा, तो उतना नहीं कर पा रहे जिसके हम लायक हैं, और ये चीज़ अंदर से खा जाती है। और इसी के ऊपर एक बुक लिखी हुई है, माई 5 लास्ट विशेज ऐसे कुछ करके बुक है, नाम मैं भूल गया। तो उसके अंदर बड़ा ब्यूटीफुल है, एक नर्स है जिन्होंने इस किताब को लिखा है, डेथ बेड पे जो लोग बैठे हैं उन 5 काश उन्होंने बताए। उसमें से जो पहला था, काश मैं वो जिंदगी जीता जो मैं जीना चाहता था। तो ये दिक्कत है सुमित भाई ये। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूँ राइट, कि जैसे थोड़े मोड़े लोग तो होते हैं जो रियलाइज़ कर लेते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं। 2-3 तरह के हैं। एक तो रियलाइज़ कर लिया और शायद उस पर एक्शन ले लिया, भले 40 साल में लिया, भले 45 साल में लिया, ठीक है। एक और कैटेगरी है जो रियलाइज़ करा भी फिर भी वो एक्शन ले ही नहीं पाते क्योंकि फंस गए अब जॉब में, EMI में, सब चीज़ों में फंस गए हैं। सही है राइट। तो ये वाला कैटेगरी, उस तीसरा तो मैं बाद में पूछूंगा कि जैसे बच्चों के लिए आऊँगा, लेकिन ये जो सेकंड कैटेगरी है जो रियलाइज़ तो कर रहा है लेकिन उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि अब तो चेंज कर नहीं सकता, तो वो क्या करे, उसका भी कोई उपाय है? ये तो आपने मेरी लाइफ का सवाल पूछ लिया क्योंकि मैं एम एक्स बैंकर। Okay. तो उससे पहले मैं IT का बंदा था। IT में मैंने सारी पढ़ाई की है। तो लेकिन जब IT में जॉब नहीं हुआ तो मैं बैंकिंग में चला गया और मैंने 8 साल मल्टीनेशनल बैंक्स में काम किया है। और उस समय मैंने अपनी जॉब छोड़ी जब मेरे हाथ में 1-1.5 महीने का बच्चा है और एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं एक टॉप के लेवल पर, रीजन लेवल पे काम कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली परिवार का प्रेशर था, फैमिली का, इन लॉज का प्रेशर था, वाइफ का प्रेशर था। लेकिन अगर मैं नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मेरा टाइम, मेरा जॉब छोड़ते मेरे कोई चांद सितारे एकदम मैं ऐसे पैसे कमाने लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लॉसेस में गया, बहुत सारी चीज़ें बिक गई। ऐसा भी हुआ कि रिग्रेट भी हुआ कि मैंने जॉब छोड़ी क्यों। ऐसा भी हुआ कि दोबारा इंटरव्यू देने के लिए भी मैंने हिम्मत जुटाई कि मैं 10 साल बाद दोबारा नौकरी करने जाता हूँ, देखी जाएगी जो भी होगा। लेकिन भगवान ने शायद कुछ और लिखा था, हिम्मत बनाए रखी, लोगों का सपोर्ट रहा, परिवार का एक पूरा सपोर्ट रहा कि अकेले तो कर नहीं सकते आप, दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा, नेटवर्क था उसका सपोर्ट रहा। तो वापस से हमने शुरू किया अपना काम और उसके बाद आज आपके सामने बैठे हैं। तो सवाल ये है कि क्या मुझे पता लगा? नहीं, मुझे पोटेंशियल नहीं पता लगा। नहीं लगा। IT में था तो IT में मैं कॉलेज टॉपर था, लेकिन जब जॉब करने गया ना तो मैं फिसड्डी था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो जो हमारा एजुकेशन और स्किल का गैप है वो उसका मैं सही एग्जांपल हूँ। तो शायद आप रिलेट भी कर पा रहे हो। मतलब अपनी पढ़ाई में तो टॉप पे तो आपको वैसी ही चीज़ें लगती हैं, आपको लगता है पैसा भी वैसा मिलेगा, लेकिन जब आप परफॉर्म करने जाते हो तो आप पैसा नहीं कमा रहे हो। तो ये मेरे साथ बहुत हुआ और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। फिर क्या हुआ, किस्मत मेरी ठीक थी तो मुझे बैंकिंग के अंदर ऑफर मिल गया, मैं बैंक में चला गया। बीइंग ए नॉन कॉमर्स, बीइंग ए नॉन MBA, मैं क्रेडिट के अंदर वहाँ मैं काम कर रहा हूँ। अगर मेरे पास वही डिग्री होती तो मैं और ज़्यादा टॉप पे होता। लेकिन मैं मेहनती बहुत था, तो मैंने कभी 16 घंटे काम करने से हिचक नहीं करी। मैंने 13 घंटे काम किया, 16 घंटे काम किया, 2-2 दिन लगातार काम किया और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। मैं बड़े मन से काम करता था, ये मेरी खूबी रही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैं टॉप पे चला गया। अच्छा पैकेज था मेरा। जब 2010 के एंड में मैंने जॉब छोड़ा है, लेकिन जब जॉब छोड़ा तो मन में एक ही था कि मेरे हाथ में एक बेटा है, जो मेरा बेटा तब पैदा हुआ था, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, बस वो एक चीज़ थी। उसी कारण से मैंने जॉब छोड़ा था कि मुझे जॉब इसलिए छोड़ना है कि मुझे कुछ क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है पता नहीं, क्यों करना है पता नहीं, लेकिन ये है। यहाँ मैं ऑडियंस को एक राय दूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि आप बैकअप प्लान थोड़ा सा लेके चलो। मैंने समझदारी बरती थी कि मैं अपना 2 से 3 साल का अपना बैकअप रख के चला था मैं। तो वहाँ मैंने देखा अक्सर लोग गलती कर देते हैं क्योंकि उसको बैकअप नहीं हो। तो मेरे को बचाया किसने, मेरे बैकअप नहीं तो फिर हालत ख़राब हो जाती। दो आई बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली, मेरे इन लॉज भी गुड फैमिली से हैं, मतलब वो भी अच्छा खासा काम करते हैं, मेरे फादर भी बैंक से रिटायर हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, कभी भी दिक्कत। लेकिन मैं रहा शुरू से इंडिपेंडेंट हूँ, तो वो एक मन में था कि कुछ करना है, कुछ करना है, अपना करना। तो फिर पोटेंशियल अगर पता लग गया ना, फिर मैंने अपनी ताकत पूरी लगाई है, फिर उस पर पीछे नहीं हटा। लेकिन जो पहले वाले लोग हैं, जो आपने बताया, जो कर जाते हैं, तो वो तो हम हो गए। दूसरे हैं जिनको पता ही नहीं लगता, उनको जो पता लगता है ना, उसके बाद हिम्मत इसलिए नहीं बचती क्योंकि या तो उनको सपोर्ट देने वाला नहीं है या उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। क्योंकि अब जो ऑनलाइन का टाइम आया ना, वो इतना ब्यूटीफुल टाइम आया कि आप अपनी जॉब के साथ कोई ना कोई स्किल डेवलप कर सकते हो। या आप 10 घंटे जॉब करते हो, मान लेते 8 घंटे जॉब है, 2 घंटे आने जाने के, 10-11 घंटे हो गए, फिर भी मैं मानता हूँ कि आप हफ्ते के 8 घंटे तो निकाल सकते हो। हाँ, रात के 9 से 10 तो हर इंसान थोड़ा 8 घंटे आप निकाल लो। अच्छा, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, फिर भी दिन का 1.5 घंटा हमें दे रहे हैं, और वही स्किल डेवलप करके जब उनकी इनकम वो स्लैब को बराबर मैच कर जाती है, ड्रॉप कर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जॉब बुरा है, पॉइंट है कि आप खुश हो क्या,
अगर आप खुश हो फिर ठीक है, अगर आप खुश नहीं हो फिर आपको सोचना चाहिए। तो एक ना इसे थोड़ा सा एक कदम और आगे आता हूँ मैं। हाँ, मुझे ये बताना है कि एक तो सबसे मेन जो गड़बड़ी का जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान में जो गड़बड़ी होती है वही 9th-10th के आसपास, राइट। 9th-10th के आसपास सीधी सी बात है कि अगर मान लो मैं पढ़ने में अच्छा था और फिर मैंने कॉमर्स ले लिया तो घर में और पूरे समाज में आग लग गई, क्योंकि भाई तूने क्यों ले लिया, कॉमर्स राइट। क्यों ले लिया? 90% वाला बच्चा कॉमर्स नहीं लेता, नाम भाई। कटवाएगा, हमारी नाक कटवाएगा। तो ये वाली दिक्कत एक तो आती है, राइट। तो मेरा नॉर्मल सा क्वेश्चन है सभी के लिए कि 10th के बाद वो 11th-12th में लेना होता है मैं साइंस, राइट। सो 10th से पहले मतलब 8th में 9th में वहाँ रहते रहते कैसे वो बच्चा पता करेगा कि जब मान लो मैं तो पढ़ने में बहुत बढ़िया हूँ, मतलब मेरे 90% मार्क्स आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, लेकिन मुझे मान लो कि साइंस की तरफ जाऊँ या मैं सीए की तरफ जाऊँ, मैं कॉमर्स की तरफ जाऊँ, या मैं मतलब मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ, और उसी हिसाब से डिसीजन कब लूँ मैं 11th में जाने से पहले ले लूँ। बहुत बढ़िया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। जब आपके पास जब आना था ना, तो जब मैं शर्ट पहन रहा था तो क्या हुआ, इसका ना पहला बटन मैंने गलत लगा दिया, तो ये ऊपर नीचे लग गया। अब मैं लगाऊँ, ये सारे शर्ट बटन कैसे गलत लगेंगे। तो ये पहला बटन जब तक मैं खोल के दोबारा सेट ना कर लूँ, क्या इस नीचे वाले सही हो सकते हैं? नहीं। कितना मैं टैलेंटेड हूँ, नहीं, मैं ओलंपिक का चैंपियन हूँ, मैं अंबानी का बेटा हूँ, मैं मोदी जी का रिश्तेदार हूँ, तो भी मेरे नीचे वाले बटन मुझे खुद ही सही करने पड़ेंगे। पहला बटन क्या है सुमित भाई? वो है आपका करियर। आप 9th-10th के बाद क्या अपना सब्जेक्ट पिक करते हो, वो पहला बटन। अगर वो गलत लगा उसके बाद आप कॉम्प्रोमाइज ही करोगे, क्योंकि आपने 2 साल फिर वो पढ़ाई करोगे जो आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते, फिर 3 साल वो पढ़ाई करोगे जो आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते हो। गलती से पीजी का भी शौक लग गया आपको, पीएचडी भी, यानी कि आप 7-8 साल वो पढ़ाई करोगे जो आप नहीं करना चाहते, फिर जॉब भी उसी में करोगे और फिर जाके, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है, 1 करोड़ पे तो लग गए, हाँ, 6 साल लग गए, उसके बाद उसको एमएससी एमडी कुछ करना भी है तो 9 साल लग गए उसके। 9 साल लगाने के बाद अब वो अपने घर वालों को बोले कि पापा मुझे तो ये नहीं करना, तो घर वाले जूते मारेंगे, तो वो बोल ही नहीं सकता। ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने आईटी के अंदर घर वालों के 15 लाख रुपए फूक दिए और मुझसे जॉब नहीं हुआ, तो घर वालों ने खाने, मतलब लिटरली उनको 15 लाख रुपए, मजाक थोड़ा है, मैं 2000 कब की बात कर रहा हूँ, 15 लाख रुपए लगे हुए हैं। तो ये हर घर की कहानी है। तो यहाँ पर डिसीजन एक्चुअली में 9th-10th में नहीं होता, यहाँ पर आपको ना करियर वाइज सोचना पड़ेगा। मान लीजिए आपके बच्चे हैं, कितने, कौन से साल के हैं? अभी क्लास 3 कंप्लीट होने वाला है। क्लास 3। मान लीजिए अब आपका बच्चा बोलता है क्लास 3, यानी कि वो 8-9 साल का हो गया, अब उसको क्रिकेट में जाना है या एथलीट में जाना है या उसको ओलंपिक्स में खेलना है, तो उसकी सही एज कौन सी, अब वाली है या, है ना, ये वाली, अब ये वाली है। अब मान लेते हैं कि आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या काबिलियत है, आपको पता है, तो मेरा आपसे भी सवाल है, ऑडियंस से भी सवाल है, नहीं 90% को पता नहीं पता। अब आपने उसको क्रिकेट नहीं खिलवाया, आपने उसको स्पोर्ट्स में नहीं डाला, मान लेते हैं, क्योंकि आपको लगा पढ़ने में अच्छा है। अब 14-15 साल की उम्र में आके आपको पता लगता है यार ये तो दौड़ने में अच्छा था, तो अब वो दौड़ कोई काम की है? नहीं। अब वो मान लेते आपको लगता है ये तो जेवलिन थ्रो में बहुत अच्छा था, अब वो काम का है? नहीं। तो ये करियर कब पता लगना चाहिए? 7-8 साल की उम्र में। तो करियर कई बार चूज इस बात पे डिपेंड करेगा, क्या जैसे चाइना में ओलंपिक्स के जितने भी बच्चे हैं उनका 4 साल की उम्र में टेस्ट हो जाता है सर। 4 साल की उम्र में उनको पता होता है कि इस बच्चे को कौन से वाले खेल में डालना है, स्विमिंग में डालना है, दौड़ में डालना है, मैराथन में डालना है, जेवलिन थ्रो में डालना है, बैडमिंटन में डालना है, कहाँ डालना है, ये तक पता होता है। चलो मैं इसको और सिंपल करता हूँ, ये तो क्या गेम्स, किसी को अगर म्यूजिक में जाना है, किसी को डांस में जाना है, यही उम्र है, उसके बाद तो उसके बाद मौका ही नहीं है। तो अगर क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ गया तो प्रैक्टिस भी तो ज़्यादा चाहिए। तो कुल मिलाकर डिसीजन खाली 9-10 से नहीं होता। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर कि मान लीजिए बच्चा पढ़ने वाला है तो सब्जेक्ट कैसे चूज करें। पहली बात तो दिमाग में एकदम क्लियर रख लीजिए, जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं याद क्या किया और क्या मैं वहाँ पर वॉमिट करके आया। बस। तो वो उसके ऊपर अगर आपने सब्जेक्ट पर, क्योंकि साइंस की अगर बात कर रहे हैं तो वो फ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है, एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। तो वो यहाँ से अगर मान लो ब्रेन मेरा ये नहीं है, मैंने सिर्फ रट के किया है, तो मैं रिसर्च तो कर नहीं पाऊंगा। जब रिसर्च नहीं कर पाऊंगा तो यानी कि मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है। अब आपने मुझे आईटी में डाल दिया या मुझे आपने किसी और तरह की रिसर्च में डाल दिया, तो मेरा वो करियर कभी बनेगा ही नहीं। तो मैं पढ़ तो लूँगा, इंजीनियरिंग भी पास कर लूँगा, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरी बात पर कि अब मैं कॉमर्स ले लूँ क्या। मान लीजिए किसी को कॉमर्स में अपना करियर बनाना है, सीए बनना है, सीएस बनना है, सीएफए करना है, तो कॉमर्स के लिए चाहिए ऑसिपिटल लोब, ये वाला ब्रेन, रीड करने वाला ब्रेन। जैसे आपके जब बुक्स देखता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या देखता है, ये देखता है कि क्या गलतियां हैं उसमें, उसका काम क्या, ऑडिट करना, गलती निकालना। लॉ को, किसी को अगर लॉ की प्रैक्टिस करनी है, उसका काम क्या है, गलती निकालना, कहाँ पे लूप होल है, उसके बेस पर सारा गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन वो अगर ये वाला ब्रेन ही नहीं मिला तो पढ़ तो लेगा
पढ़कर टॉप भी कर जाएगा, लेकिन जब करियर में उतरेगा तो फिर क्या बढ़िया होगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कॉमर्स भी यहाँ से डिसाइड होती है। ऐसी आर्ट्स है, आर्ट्स में हिस्ट्री जो है वो आपके राइट ऑक्सीपिटल लोब से आती है। आपको क्या डेट्स याद रहती हैं, आपको कहानियों में इंटरेस्ट है। जियोग्राफी जो है वो यहाँ से आती है, जियोमेट्री यहाँ से आती है, जियोग्राफी यहाँ से आती है। तो ब्रेन के अलग अलग हिस्से से आती है। तो जब तक आप उसे नहीं जानोगे और सिर्फ मार्क्स के बेस पर डिसीजन लोगे, फिर डेलॉयट की एक रिपोर्ट बोलती है इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल 53% क्लिनिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। WHO का स्टेटमेंट बोलता है, ये कौन लोग हैं कि घर में इनके रोटी का दिक्कत है क्या, या घर में इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं? नहीं, ये अपने आप से लड़ रहे हैं क्योंकि गलत जगह पे फिट हो रहे हैं। अब लोगों के समझ में नहीं आता। सर मेरे पास ये सैमसंग का एक फ़ोन है, ये वन प्लस का। अब इसमें अगर मैं किसी भी तरह से आईफोन की जगह लगाऊं तो लगेगी क्या? नहीं। क्या आईफोन के तार खराब है, चार्जर खराब है? वो काम का है, ये भी काम का है, लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब मान लीजिए मुझे लगता है नहीं कोई बात नहीं, मैं इसमें सैमसंग का लगा दूं। अब सैमसंग का मैं जिस पर लगाऊंगा, सैमसंग का 15 वाट का चार्जर है, उसको चार्ज तो कर देगा, लेकिन जो इसी का जो चार्जर होता है वो उसको 30 मिनट में चार्ज करता। सैमसंग का चार्जर महंगा होने के बावजूद इसको 1 घंटे इसको 2-4 घंटे में करेगा, शायद इसको खराब भी कर देगा। यस करेगा। तो यही लाइफ के साथ हो रहा है। आप गलत करियर में हो ना, तो फिर आपको घुटन रहती है, सफोकेशन रहती है। तो पहले ही तय करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की लाइफ बहुत प्रीमियम है तो आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए जाना चाहिए, रिश्तेदारों के पास नहीं। यस और मैं इसमें तो रिक्वेस्ट करूंगा, आप आई थिंक सभी जितने भी ऑडियंस है कि प्लीज़ इस बात में जो सर ने बोला ना, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि 90% मार्क्स आ रहा है, और जैसे किसी बच्चे के 95% मार्क्स आ रहे हैं और दूसरा बच्चा जिसका 80-85% मार्क्स आ रहा है, इट डज नॉट मीन कि 95% वाला बच्चा तेज है। इट डज नॉट मीन, कहीं से भी अप्रूव नहीं करता, राइट? बिल्कुल। आप बोल रहे हो कि उससे वो सब देखो कि क्या वो मैथ्स में उसको सही में मजा आता है, क्या उसको फिजिक्स में सही में मजा आता है। अगर उधर वाला है तो शायद वो जो आपने बोला ना IT वाले में जाएगा, कोडिंग वाले में जाएगा। वो बहुत ब्रेन अलग है, मतलब हर तरह का जैसे आप हैं, आप मार्केटिंग के व्यक्ति रहे हैं। हाँ। मार्केटिंग में व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास बोलने की, इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, आपके पास बोलने की कला। अब बोलने की कला है आपके पास, उसके साथ कोई भी फील्ड जोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या उसके साथ बैठने वाला काम जोड़ा जा सकता है? नहीं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ। और दुख की बात एक और है सुमित भाई, अभी ना बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। जैसे अभी बच्चों को 9-10 का टाइम चल रहा है, हर अखबार में छापा जा रहा है, मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ। कोई बात है, नंबर की टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होता। अगले दिन जब कोई टॉप करता है तो आप ही तो बड़ा बड़ा छापते हो कि इसने टॉपर किया है। उस व्यक्ति के, उस बच्चे के दिमाग में तो आपने ये हिपोक्रेसी नहीं है? बिल्कुल, एक तरफ तो आप बोल रहे हो मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, और एक तरफ आप उसी को अप्रिशिएट कर रहे हो। अभी जिसने जेई टॉप किया है सर, उसके लिए अखबार ने लिखा है कि वो ग्रेड 6 से लगा हुआ है। और मुझे उस दिन बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा भाई अब तो माँ बाप पीछे पड़ जाएंगे कि अगर IIT क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है तो अब 6ठी क्लास से लग जाओ। यानी कि एक 12 साल के बच्चे को आप वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो जो उसको 17 साल की उम्र में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, पढ़ाई अलग चीज़ है, क्योंकि जिसने जेई टॉप किया जरूरी नहीं वो IIT टॉप करेगा। जरूरी नहीं वो करियर में, कहीं ये ना हो कि वो 3 इडियट का वो बन जाए, चतुर, क्या नाम था उसका? हाँ, चतुर्लिंगम वो बन जाए। आपको ये देखना कि रणछोड़ दास बनाना है या चतुर्लिंगम बनाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और ये ना, ये वाली बात जैसे थ्योरी की नहीं हो रही, मैं तो सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में रहा हूँ, IT जे इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में रहा हूँ, बिल्कुल राइट। तो मैं भी नाम ले लूँगा, लेकिन मैंने ये देखा है कितनी बुरी हालत है, राइट। जैसे दिल्ली NCR की बात करूँ, हर पेरेंट्स चाहता है, मतलब I'll say 80% पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा साइंस ले ले, राइट। उसका बच्चा जेई मेंस की तैयारी करे, बाकी जो बच गए वो नीट की तैयारी करे, जेई मेंस और नीट की तैयारी करें, राइट। और वो आपको पता ही है कि मेंस के बाद एडवांस होगा और सीट्स तो कम है, लेकिन नहीं, कुछ भी करके इसको इंजीनियर बनाना ही है। अभी मैं कोई, जैसे आज से कोई 2 साल पहले मेरे कोई कज़न के बच्चे का एडमिशन कराने गया था मैं, यहाँ पे भोपाल में कोई काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। इतनी भीड़ थी, मैं बता रहा हूँ, जैसे उसका बड़ा नाम है, बहुत नाम है, उसके 2-3 ब्रांचेस हैं, और मान लो IITs में NITs में नहीं हुआ तो वो तीसरे नंबर पे आ जाता है, राइट। इतनी भीड़ थी उस कॉलेज में, मैं देख के ही मुझे लगा कि क्या होगा इसका। मैंने उतनी भीड़ देखी नहीं कभी, मतलब आप सोचो कि एडमिशन में ही होता है 2-3 हज़ार बच्चे आए हुए हैं एडमिशन के लिए, लाइन लगी हुई है। और ये जो आपने रिपोर्ट बताया तो वह है तकरीबन 8-9 लाख बच्चे हर साल, मतलब इंजीनियर बन के निकलते हैं। सर अभी जो कोटा का जो डेटा है, 1.75 लाख एडमिशन्स होते हैं कोटा में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, 2.25 लाख कोटा में, 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास होते हैं। और सीटें तो आपको पता ही हैं, 16-17 हज़ार सीटें होती हैं। इधर मेडिकल की पकड़ लेंगे इतनी है, कुल मिला के 40-50 हज़ार तो सीटें हैं सारी मिलाकर।
लाख से ऊपर तो सीटें किसी भी कॉलेज में नहीं है पूरे हिंदुस्तान के कॉलेज में, ठीक है। तो जो 2 लाख बच्चा कोटा में बैठ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कितना बच्चा बैठ रहा है। मुझे ना कई बार लगता है कि पेरेंट्स शायद, मतलब मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा 10th में है, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मुझे ये ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरे बच्चे में काबिलियत है, वो एक कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं है। आप कामयाब नहीं हुए क्या? मैं कामयाब नहीं हुआ क्या? मेरा छोटा भाई कामयाब नहीं हुआ क्या? आपकी वाइफ कामयाब नहीं हुई क्या? ऐसे कितने आसपास हमारे लोग हैं। दिक्कत ये है कि लोग अब कंपेयर करते हैं। जैसे हाँ, मैं अभी ना, मेरे बेटे को 10th के बोर्ड का एग्जाम है, तो उसको छोड़ने गया, आज सुबह की बात है। तो मैं जब वहाँ देख रहा था, मैं कहा मेरे फादर तो छोड़ने नहीं आए थे मुझे। मैंने कहा हमें तो यहाँ छोड़ने आना पड़ रहा है, खुद जाते थे। तो उस वजह से हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिला था, नए लोगों से बात करने का मौका मिला, अपने आप सेंटर पे जाना है, अपने आप जाके अंदर जाना है। आज उनको पका पकाया मिल रहा है, तो इसलिए शायद उनका डेवलपमेंट उतना फास्ट नहीं होगा। तो आपका काम ही होना चाहिए कि उनका डेवलपमेंट करवाओ। ये काम नहीं होना चाहिए कि उनको छोड़ो। मैं भी हूँ उसमें, उस लीग में मैं भी हूँ कि मेरे पे घर वालों का प्रेशर है कि छोड़ के आए इसको, NCR में रहता है, कोई बात हो जी तो, कोई बात अगर होगी तो यहाँ हम शायद कहीं ना कहीं पेरेंटिंग के अंदर एक गलती कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे पे उतना ट्रस्ट या अपनी पेरेंटिंग पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और हम डिपेंड हैं कि एक कॉलेज की डिग्री के ऊपर। ये गलत है। इस वाले में जैसे जो अभी आपने बोला ना, तो इसमें लेकिन वो चलो थोड़ा सा शायद हटके हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, चलो आप ही बताओ, ठीक है। क्योंकि मैं तो जो हूँ, अब मान लो मेरे जैसा इंसान है, तो मैंने अपने बच्चे को क्लास 3 में ही उसे पता है, अभी से पता है कि मुझे मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ तो तुझे करना है। कुछ ना कुछ का मतलब है कि ही इज़ वेरी गुड इन कम्युनिटी। अभी जैसे स्कूल में जो PTM होता है, तो उसने PTM नहीं, जो एनुअल फंक्शन होता है, उसने पूरा होस्ट किया। उसने 3 घंटे तक माइक लेके था, और जबकि अभी से 1 साल पहले तो वो 8 साल का था, तो 3 घंटा बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात होती है। मैंने माइक लिया होगा 25 साल के बाद, उसने ले लिया माइक, राइट, और पूरा 3 घंटे। तो अलग अलग चीज़ें, और भी स्पोर्ट्स और बहुत बड़ी सारी चीज़ें करता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे मतलब नहीं है, क्यों मतलब नहीं, मैं बता देता हूँ। क्योंकि 12th में तेरे मार्क्स कुछ भी आए, मुझे मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता ना कि तुम आगे क्या करोगे, लेकिन तुम कुछ कर लोगे, ये मुझे पता है, ठीक है। लेकिन सारे स्कूल वाले मार्क्स पे फोकस इसलिए भी तो करते हैं कि सभी को, मतलब बच्चों को इंजीनियरिंग CA कहीं ना कहीं तो भेजना है, ठीक है। आप ऐसे ऑप्शंस बताओ, इतना लंबा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर इतने सारे लाखों बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप बता दो ऐसे 5-7 10 करियर के ऑप्शन बताओ। नहीं, अब मैं पूरा करियर के ऑप्शन के साथ मैं आपको नाम भी बताता हूँ। हाँ बताओ। मेरे ही पास में एक हमारे मेरे से काफ़ी छोटे हैं, 21 साल के हैं, ऋतिक चौधरी। अपनी पहली इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, जिसमें 35 लाख रुपए खर्च करेंगे, घर से 1 रुपया नहीं मिलता। 16 साल की उम्र से काम कर रहा है, यानी कि 12th के बाद से काम कर रहा है। 2 से 2.5 करोड़ का उसका टर्नओवर है। 21 साल की उम्र में कह रहा हूँ मैं, 21 साल की उम्र में ऑनलाइन के अंदर वो बहुत बड़ा नाम है इस समय। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो काम करता है, डिजिटल कोच बनाता है। अब उसका ऑफलाइन, मतलब आप सोचो, आपको मुझे भी जोर आ जाएगा, 35 लाख रुपए अगर कहीं खर्च करने पड़ जाए, इन्वेस्ट करने पड़ जाए, हमारा भी दिमाग घूम जाएगा, या करें या ना करें। वो आज लगा पा रहा है। और छोड़िए, आप शायद जानते होंगे दुर्वेश यादव, 27 साल के कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, 26-27 साल के हैं, PR के अंदर काम करते हैं। यानी कि मास कम्युनिकेशन लोग सीख कर PR करते हैं, बिना सीखे उसने PR के अंदर आज बहुत बड़ा नाम कमा रखा है। और चलता हूँ, शिफ्ट करके कम्युनिटी है जिसके 2 फाउंडर हैं, चिराग एंड मनीष। दोनों ही 24-24 साल के हैं, और मेरे ख्याल उनका टर्नओवर 1 करोड़ के आसपास है। साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। मेरा ही जो डिजिटल का काम देखते हैं, रितेश रलवानी नाम है, आपके रायपुर से आते हैं वो, और वो कितने साल का है, 22 या 23 साल का है वो AI के अंदर ही अलग लेवल पे काम कर रहा है। उसका मंथली मैं क्या 3-4 लाख रुपए ईजिली कमा रहा है, बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। जो मेरा एडिटर है वो रांची से है, उसके घर में लिटरली खाना खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, और अब वो सारी एडिटिंग कैसे करता है, मोबाइल से। 30-40 हज़ार रुपये मेरे से महीना लेता है। अभी उसने 12वीं के पेपर दिए हैं। और छोड़िए, मेरे चैनल पे पॉडकास्ट पड़ा हर्षक सिन्हा का। हर्षक सिन्हा जो मुंबई से बिलोंग करते हैं, वैसे पीछे से गुजरात से हैं। उसके फादर ने उसे नरसिंह मोहनजी जैसे टॉप कॉलेज में ड्रॉप आउट करवा दिया, उसके फादर ने। क्यों? क्योंकि वो 10वीं के बाद ही अपना वीडियो एडिटिंग का काम करने लग गए, उसके बाद मार्केटिंग में उतर गए। 22 साल की उम्र में उसके बाद मर्सिडीज थी खुद की। और कितने एग्जांपल्स बताऊं? ऐसे बहुत सारे हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, साइकोलॉजी के अंदर बहुत कुछ काम हो रहा है, ग्राफोलॉजी करके है, कम्युनिकेशन के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, कम्युनिकेशन के अंदर भी डेटिंग के ऊपर बहुत हो रहा है। इसी ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, ऐसे कितनी चीज़ें हैं।
बुक की समरी लिखना हो, कंटेंट लिखना हो, जो मेरे पास कंटेंट राइटर हैं वो कितने कितने साल के हैं, 17-18 साल के कंटेंट राइटर हैं। और चलिए मैं आपको बड़ा एक अमेजिंग बताता हूँ। मुझे अभी किसी ने पिच किया कि सर हम आपके यूट्यूब चैनल पे ना स्ट्रैटेजी बना के देंगे। कितने साल का बच्चा पता है सर? वो 14 साल का बच्चा है। वो 14 साल का बच्चा वाराणसी जैसे शहर से, अब कहेगा बॉम्बे से, नहीं, वाराणसी जैसे शहर से है, जहां पर रोज का सिस्टम जो एक टियर 3 या टियर 2 की तरह जो काम करते हैं, सुबह दोपहर शाम जो सिस्टम होता है हर परिवार का, मिडिल क्लास का, सुबह उठेंगे, स्कूल जाएंगे, पूजा पाठ, सर वो सारा वो सब करता है। और साथ में मुझसे उसने 39,000 रुपये महीने पे डील फाइनल की है। 14 साल का बच्चा है, 4 लोगों की टीम लेके बैठा हुआ है। आप सोचिए, मैं ऐसे कितने बच्चों को दिखा दूंगा आपको जिनकी डीओ के बाहर काट लगती है, 18 साल के हैं और बाहर उनकी एक रेडी लगती है। रेडी कहने में थोड़ा सा डाउनग्रेडेड लगता है, काट बोलते हैं तो बड़ा फैंसी लगता है, भाई है तो वही, लेकिन उससे से वो 1.25 लाख रुपए का धंधा करता है कॉफ़ी बेचकर। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। अभी शार्क टाइम पे एक माधव आए हैं जो शेप अप करके ब्रांड है। माधव मेरे दोस्त के दोस्त हैं, मैं डायरेक्ट नहीं जानता उन्हें। तो 24 साल की उम्र में वो और उनके जो को फाउंडर, उनके जो पार्टनर हैं, उन्होंने इस लेवल तक का ब्रांड बना दिया जो शार्क टैंक पे चला गया। सहज कोहली कलाकृत के फाउंडर हैं, वो भी हमारे मिलने वाले हैं। अभी वो उस पे शार्क टैंक पे होके आए हैं। मतलब आप देखो कितनी कम उम्र में उन्होंने एक अलग लेवल का एक लैंग्वेज बेस्ड करियर बना दिया। तो दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, शार्क टैंक देखिए। यस तो काफ़ी आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, बहुत कुछ है करने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे तो ये भी लगता है कि जैसे जो आपने बताया ना अभी, तो वो शायद हम थोड़ा सा आँख खोल के देखते या फिर पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा खुद रिसर्च नहीं करना चाहते। अगर पेरेंट्स भी थोड़ा, जैसे जब आप, मेरा बच्चा जब 7th 8th में है, 6th में है और मुझे सही में परवाह है उसकी, तो मैं थोड़ा मोड़ा मुझे भी करियर ऑप्शन पता होने चाहिए, राइट? शायद मैं पता कर लेते हैं। डरे हुए भी हैं, उनको पता लगता क्या है कि भाई घर खरीदना बहुत मुश्किल, महंगा हो चुका है, और गाड़ियाँ सबको चाहिए, सबको सिग्निफिकेंट चीज़ चाहिए, अच्छी घड़ियाँ चाहिए, अच्छे जूते चाहिए। तो उनको लगता है कि सर्वाइव कैसे करेंगे। और फिर जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, तो आज का देखो, बात कड़वी है लेकिन सच है, टियर 2 में जाएंगे, टियर 3 में जाएंगे ना, बात कैसी होती है, लड़की भी तभी मिलती है भाई जब अच्छा पैसा कमाते हो। हाँ। क्योंकि लड़की भी कमाती है तो उसको भी ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर भी इतना अच्छा कमाता हो, तो वो टिपिकल उस चीज़ में जाना नहीं चाहते। तो उनको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट वे, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो ये सेफेस्ट है। मुझे लगता है सेफेस्ट आप अपने वीक पॉइंट की वजह से देख रहे हो। बियॉन्ड उसके तब सोच पाओगे जब आप, जो आपने बात बोली कि रिसर्च करोगे। अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो मैं बोलता हूँ मत करो। टीवी उठाओ, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं, जॉब्स के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं। इवन अगर वो भी नहीं होता, अपना सर्कल खोलिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए। इस माइंडसेट से तो बाहर आना पड़ेगा कि खाली जॉब ही करनी है। और मैं तो एक ना बेसिक सा रिसर्च में शायद अभी अचानक से आपसे बात करते हुए दिमाग में आ रहा है कि मान लो कि तुम नॉर्मल देख लो, हाँ, कि हर साल कितने बच्चे सीए बनते हैं, ठीक है, हर साल कितने बच्चे यूपीएससी निकालते हैं, हर साल कितने बच्चे आईटी या कोई अच्छे कॉलेजेस से पास आउट होकर इंजीनियर बनते हैं, ऐसे पूरा हर साल कितने बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनते हैं। जो भी आपके 5-7 करियर ऑप्शन है, इसका टोटल कर लो, और एक बार ये टोटल कर लो कि हर साल कितने बच्चे, मान लो कि 12th कंप्लीट, मतलब सीबीएसई आईसीएसई सारे बोर्ड मिला कितने बच्चे निकलते हैं, तो रेशियो इतना दिखेगा ना कि जैसे बहुत सारे नहीं बोलते तो यूट्यूबर कौन बन जाता है, यूट्यूबर बनना इतना आसान है। तो भाई रेशियो जब पता करोगे तो रेशियो वही आ जाएगा। अगर आप बोल रहे हो ना कि वीडियो एडिटिंग में लाख रुपए कितने लोग कमाते हैं, तो वो रेशियो उससे बेहतर मिल जाएगा मेरे हिसाब से। कोई बोल रहा है मुझे पब्लिक स्पीकिंग में कितना, तो सबका रेशियो मिल जाएगा आपको। जैसे गलतफहमी है ये। मैं उल्टा पूछ लेता हूँ सर, क्या आपको गारंटी है इस चीज़ की कि जो आप करवाने वाले हो उसके अंदर वो खुश रहेगा, सफल हो सकता है, पैसे के रूप में हो सकता है ऐसा पैसा ठीक कमाता हो। डॉक्टर्स, मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट डॉक्टर हैं जो अपने प्रोफेशन में लेकिन खुश नहीं है, रोज़ उनको अपने आप से साथ फाइट करनी पड़ती है। अब ये बात छोटी सी है कि यार क्या हो गया, पैसा तो कमा ही रहा है। अरे भाई खाली पैसा कमाना ही सब कुछ होता तो सारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स ही कहाँ होती। ये एंजाइटी की दवाइयाँ नहीं बिकती, ये स्ट्रेस की दवाइयाँ नहीं बिकती, इतना सारा मेंटल हेल्थ पे काम नहीं होता। वो ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, खुश रहना आपकी प्रायोरिटी है। पैसा अपने आप आता है अगर आप सही तरह से मन को शांत रखते हो, शरीर को तंदुरुस्त रखते हो, तो पैसा तो झक मार के आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मुझे ना इसमें जो आपने बोला एक चीज़ बताओ कि एक तो जैसे तरीका था हमारा वाला कि भाई अपने आप समझ में आ गया है, करते करते। भाई बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं तो बोलता हूँ कि 1-2 साल काम करते रहो, जैसे नॉर्मल लाइफ तो थोड़ी ख़राब होगी, लेकिन किसी ने बोला कि भाई कैसे पहचाने कि मेरा पैशन है, मेरी कॉलिंग क्या है। मैंने इधर उधर ना अलग अलग काम करता रहा, 1 साल 1.5 साल, राइट।
करते करते कहीं पे तुम्हें अच्छा लगने लगेगा कि यार ये वाला ठीक लग रहा है, ये थोड़ा मजा आ रहा है, तो शायद वही तुम्हारी कॉलिंग है। ये तो हो गया मतलब बिल्कुल मेरे वाला, मतलब कैसे बताऊं मैं, साइंटिफिक मेथड नहीं, बेकार मेथड, बट दिस इज आल्सो मेथड, प्रैक्टिकल मेथड जो बता रहे, जो चलता है। हाँ, जो चलता है, राइट। और दूसरा मेथड हो सकता है कि जैसे जो आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, साइकोमेट्रिक टेस्ट या बहुत सारी चीज़ों की, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये होता क्या है और दोनों को क्या फ़ायदा होगा। एक बच्चा जो अभी, जैसे मान लो मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा 3 साल क्लास 3 में है, अब 4th में जाएगा, तो जो क्लास 2 में, 3 में, 4 में बच्चे हैं, राइट, तो इनके लिए कोई टेस्ट कराने से फ़ायदा इनको तो होएगा, और क्या टेस्ट कराओगे, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, पूरा बताना आप। और दूसरा कि जो लोग 35-40 साल वाले हैं, हमें भी कोई फ़ायदा हो सकता है कुछ टेस्ट करा के। ठीक, इसको अपन पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं एक बच्चा जिसको गवर्नमेंट जॉब का आगे जाके टेस्ट देना है, ठीक है, जिसके फादर का मानना है कि या पेरेंट्स का मानना है कि ये तो कल को जाके सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, इसको गवर्नमेंट या यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगा। अच्छा, वो टेस्ट कैसे होगा? बोल के होगा, लिख के होगा? लिख के होगा। लिख के होगा। तो पहला डिसीजन लाइफ का क्या होता है कि आप बच्चे को दाएं हाथ से लिखवाएंगे कि बाएं हाथ से लिखवाएंगे, यानी कि राइट से लिखवाएंगे कि लेफ्ट से लिखवाएंगे? अच्छा, राइट हैंड से लिखवाएंगे। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, जो टेस्ट पास करते हैं उन्होंने कभी ये भी चीज़ नोट नहीं की कि जिसकी राइटिंग स्पीड फास्ट होती है, यानी कि ब्रेन, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है, वो फास्ट लिखेगा। और उसका मान लीजिए उसको कम भी आता हुआ, लेकिन वो सही लिख कर आएगा। क्योंकि जिसको सही आता है लेकिन ब्रेन, आई, हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो उसको ए पे टिक करना था, गलती से बी पे टिक करके आ जाएगा, या सी पे टिक करना था, गलती से डी पे टिक करके आ जाएगा, तो उसका तो मार्क्स कट गया। और एक मार्क्स अगर आपने कहा, मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक आपने गलत मार्क्स किया तो आप 10,000 रैंक पीछे हो गए। यूपीएससी में अगर एक मार्क्स कटा तो आप कितने हज़ारों रैंक पीछे हो गए। आईआईटी के अंदर आपका एक मार्क्स कटा तो आप बाहर हो गए। तो यानी कंपटीशन इस लेवल का है। तो सवाल ये है, आपने कैसे तय किया कि आप राइट हैंड से लिखवाएंगे? क्योंकि ब्रेन तो बचपन में माँ के गर्भ में मिलता है। तो पहला ही जो आपको ज़रूरी है जानना कि बच्चा कौन से हाथ से लिखेगा। तो दोनों हाथ में पेंसिल दे दें अक्सर। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? ब्रेन हमारा इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन है, ब्रेन आपको अपने आप बताता है। मैं आपको एग्जांपल, आप पुराने चलो ना, राजा महाराजा के टाइम पर बच्चों को क्रॉल करने के लिए छोड़ दिया जाता था, और सामने ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रख दिया, तलवार रख दी, किताब रख दी, पेंसिल रख दी, तो बच्चा अपने आप पिक करता था। क्योंकि ब्रेन का नियम है, वो पिक वही करेगा जो उसे पसंद है। ओके, आप बोलो कि वहाँ पे 4 चीजें रख दिया अलग-अलग। हाँ, तो वो अपने आप पिक करता है। पहले आप उठा के देख लो, हमारे शास्त्रों में लिखा, कितनी सारी मूवीज में दिखाया हुआ है। यही चीज़ आपका बच्चा करता है। जब आपने ऑब्जर्व किया क्या, वो जब पानी का गिलास उठा रहा है, वो जब पेंसिल उठा रहा है, कौन से हाथ से उठा रहा है। अब मान लीजिए उसने लेफ्ट हैंड से, जैसे आई एम ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन, मेरे फादर ने कभी मुझे मना नहीं किया कि लेफ्ट से राइट पे आओ, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ, हाँ, मना कर देते हैं। अब आप सोचिए, मैं उस हाथ से लिख रहा हूँ सारी उम्र, जिस हाथ से मैं लिखना नहीं चाहता, तो लिखना मेरे लिए एक बहुत टफ टास्क हो गया। तो क्या कभी किसी पेरेंट ने सोचा? तो आपका जब बच्चा गलत हाथ से लिख रहा है तो वो पास करने में उसको कितना जोर आएगा? तो पहली बात तो ये है सर, इतना डीप लेवल पे सोच सकते हो क्या? तब आप कह सकते हो कि आप अवेयर पेरेंट हो। फिर आ जाते हैं आप वाली बात पर कि उस बच्चे को मान लो 6, 7, 8 साल का हो गया, तो आजकल ना बहुत सारे ऐसे एनालिसिस हैं जिसके थ्रू जाना जाता है कि बच्चे का सही करियर क्या है। मैं सवाल सिंपल सा पूछ लेता हूँ, भगवान ने अगर किसी को दिमाग लेके यहाँ पर भेजा है तो किसी काम के लिए भेजा है। तो आप वो काम 60 साल की उम्र में कर रहे हो और एक काम आप 10 साल की उम्र में शुरू कर रहे हो। जैसे आप जिस काम में आज हो, यही काम आज से 15 साल पहले करते शुरू, तो फोड़ दिया होता। हाँ, आप और ज़्यादा खुश होते, और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहे होते। सेम विद मी। अगर यही बात मुझे पहले पता होती कि मैं साइकोलॉजी में अच्छा हूँ, मैं काउंसलिंग में अच्छा हूँ, तो शायद मैं ग्रेजुएशन उसी में करता और 22 साल की उम्र में ये काम शुरू कर चुका होता जो काम मैंने 37 साल की उम्र में शुरू किया। हाँ, बिल्कुल, ये फ़र्क है। तो यानी कि मैं 17 साल पीछे हूँ, या यूं कहूं कि पूरे 2 दशक पीछे हूं। मैं भी Am I right? तो आप बच्चे की लाइफ की कीमत समझिए। तो आप क्यों चाहते हैं कि बच्चा अभी 20 साल सफ़र करे जैसे हमने सफ़र किया? सफ़र तो नहीं कहूँगा मैं, लर्निंग बोलूँगा इसे मैं, सफ़र नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आपको बच्चे को सही गाइडेंस करना है तो एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। ये इकलौता टेस्ट है जो किसी भी एज में हो सकता है। 3 साल का ब्रेन मैपिंग टेस्ट। जितने भी साइकोमेट्रिक जिसमें सवाल जवाब हैं वो 14 साल के बाद शुरू होते हैं। 14 साल के बाद शुरू होता है। अगर मुझे आपसे आपके बारे में जानना है कि आपको साइंस पसंद आएगी, कि आपके आर्ट्स पसंद आएगी, या कॉमर्स पसंद आएगी, या क्या आपका इंटरेस्ट है, वो एक क्वेश्चन आंसर बेस होगा जिसकी एक्यूरेसी लगभग 65% के आसपास होती है, जिसमें सवाल जवाब होंगे। ठीक है। एक होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट,
जो फॉरेंसिक साइंस जैसे आपने देखा होगा Yes, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, है ना, तो फिंगरप्रिंट्स इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर ब्रेन। तो उसके बेस पर ये पहले ही पता लग जाता है। इससे साइंस, इससे न्यूरो साइंस, इट्स नॉट पामेस्ट्री नहीं है, तो ये न्यूरो साइंस है। तो पहले पता लग जाता है कि बच्चा क्या दिमाग लेके पैदा हुआ है। क्या दिमाग लेके पैदा होगा मतलब कि यानी कि दिमाग के 10 हिस्से हैं, 5 राइट में, 5 लेफ्ट में, कौन सा हिस्सा ज़्यादा मिला है उस पर काम करवाओ तो ज़्यादा अच्छी खेती होगी। यानी कि अगर आपको ज़मीन पता है कि ये केसर बोने के लिए है, या ये फूल बोने के लिए है, या सब्जी उगाने के लिए है, या फिर कोई खेती करने के लिए है, जो उसकी ताकत है अगर वैसा उगाओगे तो ज़्यादा पैसा कमाओगे, यानी कि ज़्यादा उसकी ताकत को यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये टेस्ट किस एज में करा सकते बोला? 3 साल से ऊपर किसी भी एज में। और ये क्या टेस्ट? ब्रेन मैपिंग टेस्ट बोला? ब्रेन मैपिंग टेस्ट बोलते हैं। इसका पर्पज़ ये है, पहले तो ये जानना कि ये कॉमर्स के लिए ब्रेन मिला है क्या, कैसे पता लगेगा? 7 साल की उम्र में कैसे पता कर लेंगे, क्योंकि उसने कॉमर्स तो पढ़ी नहीं। लेकिन ब्रेन मिला है नहीं मिला ये पहले पता लग जाता है। कॉमर्स के लिए ब्रेन, जैसे ही हमें पता है कि ऑसिपिटल लोब चाहिए, जियोमेट्री के लिए मालूम है हमें फ्रंटल कॉर्टेक्स चाहिए, केमिस्ट्री के लिए हमें मालूम है कि राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स चाहिए, हिस्ट्री के लिए मालूम है हमें ये वाला ऑसिपिटल लोब चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए मालूम है हमें टेम्पोरल लोब चाहिए, इवन डांस में जाना है, एक्टिंग करनी है, ड्रामा करना है, शेफ बनना है, ये सब पहले पता है कि ये वाला दिमाग है तो ये कर पाएगा, ये दिमाग नहीं है तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो जैसे कुछ महिलाओं को खाना बनाना पसंद है, कुछ को पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? सिखा तो आप बचपन से रहे थे। फिर क्यों? क्योंकि दिमाग किसी को मिला है तो उसको पसंद आएगा, किसी को नहीं मिला तो उसको पसंद नहीं आएगा। आपने देखा होगा किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा है, इतना हल्के हाथ से इंजेक्शन लगाएगा, कट लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। वही उसके साथ कॉलेज में पढ़ा हुआ एक और उसका बैचमेट है जो शायद टॉपर भी है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, उसके हाथ में शिफा नहीं है, पढ़ा तो वो भी सेम कॉलेज से है। कारण जिसको दिमाग मिला उसने सेम काम किया तो पोटेंशियल क्या होगा, नर्चर हुआ, वो पीक पे चला गया, परफॉर्मेंस टॉप पे चलेगी, उस फील्ड का वो भगवान हो गया, क्योंकि उसको पता था वो क्या काम के लिए बना हुआ है। जैसे सचिन तेंदुलकर बॉलर बनने गए थे, आचार्य साहब ने बोला कि नहीं बेटा आप बैट्समैन बन सकते हो। अगर वो बॉलर बनते तो खराब होते क्या? नहीं, लेकिन वो भगवान नहीं होते अपने फील्ड के। तो ये फ़र्क है। तो अगर आपको अपने फील्ड का भगवान बनना है तो ये टेस्ट आपको मदद नहीं तो ये तो इसमें मुझे ये बताओ कि चलो 2 क्वेश्चन। पहला तो कि इधर फिर अभी इंडिया तो मान लो इसमें बहुत पीछे है, मतलब बहुत आज भी ठीक है, अभी भी बहुत कम ही लोग हैं जो कि कराते हैं, राइट? मतलब यूरोपियन कंट्री, यूएस की, अगर हम अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे क्या ये सब टेस्ट पहले कराते हैं? चाइना ये टेस्ट बहुत पहले से यूज़ कर रहा है, मलेशिया ये टेस्ट बहुत पहले से यूज़ कर रहा है, सिंगापुर में ये हो रहा है। इवन छोड़िए, देखिए हमारे यहाँ हमें डेमोग्राफ भी समझना पड़ेगा। इंडिया में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ज़्यादा होती है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का पैम्परिंग ज़्यादा, हमेशा सर पे खड़े रहते हैं। जैसे स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, 16 साल के बाद भी बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता क्या कपड़े पहनूंगा, कैसे जूते लूँगा, ठीक है? वो सिर्फ डिसाइड कर पाता है कि क्या मोबाइल पे गेम खेलूंगा, इससे ज़्यादा छूट उसको मिलती नहीं है। बाहर तो ये डिसाइड है कि 15 साल के बाद आपको खुद का पैसा खुद कमाना है, 16 साल के बाद खुद का रहना आपको खुद देखना है। तो उसका नर्चरिंग कैसा हो रहा है? इंडिपेंडेंट वाला। हमारे यहाँ पर नर्चरिंग कैसा हो रहा है? बड़ा वियर्ड है। पहले हम बच्चे को एकदम कब्जे में रखते हैं, उसको कुछ एक्सप्लोर नहीं करने देते, पर जैसे करियर शुरू होता है फिर उसको छोड़ देते हैं मार्केट में, जा अपने आप सीख ले, कोटा चला जा, हाँ कोटा चला जा, कुछ भी। फिर वहाँ से हमें बुरी बुरी खबरें आती हैं। तो ये कारण क्या हुआ कि हमारी पेरेंटिंग और स्किल में या मार्केट में जैसे चाहिए उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो हमारे यहाँ पर नीड ज़्यादा है। इवन ये टेस्ट आज से नहीं हो रहा सर, ये महाभारत के टाइम से हो रहा है। अर्जुन कैसे तय कर पाया कि वो धनुर्धर बनेंगे? द्रोण ने डिसाइड किया होगा। आज तक किसी भी व्यक्ति को अगर चंद्रगुप्त कैसे तय कर पाया कि वो राजा बनेंगे? चाणक्य ने बताया। यानी कि आप तय नहीं करते, आपके गुरु तय करते हैं। हनुमान जी को कैसे पता था कि वो लंका पार कर सकते हैं? जामवंत जी थे। तो यानी कि आपके साथ गुरु शुरू से रहे हैं, मेंटोर शुरू से रहे हैं। जैसे जैसे ये गुरु शिष्य परंपरा खत्म हुई, यानी कि अब आपको लगता है, मैं एज ए पेरेंट, हनुमान जी के माँ बाप ने तो आके नहीं बोला था ना कि आप कूद सकते हो, जामवंत जी आए। यहाँ पर अर्जुन को जिसने पैदा किया उसने तो नहीं बोला कि भाई तुम धनुर्धर बनोगे, युधिष्ठिर तुम क्या करोगे, नकुल तुम क्या करोगे, गुरु ने बताया। तो ऐसे में माँ बाप को कभी नहीं बताना चाहिए कि बच्चा तुम क्या करोगे। ये बात नियम है ये, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं। जिसके साथ मेंटोर होते हैं, जिसके साथ कोच होते हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं और फास्ट ग्रो करते हैं। तो ये द्रोणाचार्य जी ने तय किया कि युधिष्ठिर क्या काम करेंगे, भीम क्या काम करेंगे, या अर्जुन क्या काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन को गदा चलाना नहीं आता था, लेकिन उसका मास्टर नहीं था वो। भीम को भी धनुष चलाना आता था, लेकिन उसका वो मास्टर नहीं था। फिर सब गड़बड़ हो गया। अभी हो रहा है। तो आपका काम ये है कि आप अपने बच्चे के लिए 2 ही काम करो,
उसकी सेल्फ अवेयरनेस के लिए, उसके मोरल पे काम करो, उसको एक्सपोजर दो। दूसरा, उसके लिए मेंटोर या कोच ढूंढो, जो जैसे हम बोल रहे हैं कि नहीं, तो ये वाला टेस्ट बताओ ना मुझे कि ये टेस्ट क्या होता है? ये टेस्ट आपका कोच है। ये टेस्ट में क्या होगा, ब्रेन टेस्ट होगा। ब्रेन की 26 पन्ने की एक रिपोर्ट निकलेगी। 26 के पन्ने की रिपोर्ट में ये पता लगेगा कि आपका बिहेवियर क्या है। ठीक है, आपके तो अंदर ये बच्चा ये लिख पाएगा टेस्ट? बच्चे को लिखना ही नहीं है, इसमें सवाल ही नहीं पूछते हम। फिंगर टिप्स लेते हैं। ये टिप्स जो होते हैं ना, हाँ, ये टिप्स के ऊपर, ये टिप्स क्या है, ओके, फिंगर इसमें बच्चे से आप पूछोगे नहीं कुछ? बात ही नहीं होगी। ठीक है, एक इस टेस्ट को क्या बोलेंगे हम? ब्रेन मैपिंग टेस्ट इसका नाम है, ब्रेन को मैप करने का टेस्ट। तो ये तो फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट होता है, कोई ऐसा नाम? फिंगरप्रिंट टेस्ट इसका ही मतलब लेमन ना, क्योंकि हम फिंगर टिप ले रहे हैं इसलिए फिंगर टिप बोलते हैं इसे। लेकिन ये फिंगर टिप्स हैं क्या, कब बनते हैं? ये बनते हैं माँ की गर्भ में। ठीक है, कब बनते हैं? जब दिमाग बनता है। कब बनता है? जब 13वें हफ्ते से लेकर 21वें हफ्ते तक बच्चा जब माँ की गर्भ में होता है। ठीक है, तो ये ब्रेन का ब्लूप्रिंट है। जैसे इस मकान का कोई ब्लूप्रिंट होगा ना, यस, तो ये ब्रेन का ब्लूप्रिंट है। अब लोगों के मन में आएगा, अच्छा जिसका हाथ नहीं है उसका दिमाग नहीं हुआ। नहीं भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं, दिमाग को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इसको फॉरेंसिक साइंस में पढ़ा जाता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अंगूठे पे अगर क्या है, इस तर्जनी पे क्या है, तो इसके ऊपर एक पैटर्न होते हैं। तो जो साइज है ना, वो ब्रेन का साइज बताता है। तो ये टेस्ट कर लिया, तो ये टेस्ट क्या बताएगा एग्जैक्टली? ये एक 26 पन्ने की रिपोर्ट निकाल के देगा। इस 26 पन्ने की रिपोर्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप कई चीज़ें बताएगा। जैसे आप में क्या काबिलियत है, कौन सी इंटेलिजेंस प्रोमिनेंट है। इंटेलिजेंस मतलब कि आपके पास फिजिकल एनर्जी ज़्यादा है तो आप क्या स्पोर्ट्स में जा सकते हो। अच्छा, फिजिकल के साथ एक काउंटर क्वेश्चन है कि ये टेस्ट कितना एक्यूरेट होता है? हाँ, इसका सरल जवाब क्या है, आप गूगल पे जाइए, विकास नागरू लिखिए, या मेरी कंपनी का नाम है ब्रेन इन्फिनिटी लिखिए, आपको 1000 से ऊपर टेस्टिमोनियल मिलेंगे 93% एक्यूरेसी कहते हुए। नहीं, मैं केवल आपके ही टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मान लो और भी कोई कराते होंगे ये जो टेस्ट जो आपने बताया कि ये जो है ये मेरा जो फिंगर अभी तक का इसका जो ओवरऑल हमने देखा है 80-90% 90% अबव ही जाता है इसका एक्यूरेसी, क्योंकि सिंपल सी फॉर्मुलेशन है। इसमें कुछ एम्बिग्यूटी हो नहीं सकती, कहानी कुछ और हो नहीं सकती। पैटर्न पढ़ना है, पैटर्न का स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, और उसका कितना डेंस है, कितना उसका साइज है। जैसे इस कमरे का एक साइज है ना, तो दिमाग का साइज होता है। तो किसी को छोटा मिलता है, किसी को बड़ा मिलता है। ऐसा नहीं कि मंदबुद्धि होता है, छोटा बड़ा मतलब जैसे मैं एग्जांपल पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ। जो कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 2 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया। कुछ होते हैं जिनको 1 घंटा लगता है। कौन लोग हैं वो? जिसका ऑसिपिटल लोब बहुत बड़ा मिला है ना, उसको 1 घंटा लगेगा, उसको बारीकी में जाना है। और जिसके छोटा मिला हुआ है वो 2 मिनट में निपटाएगा, उससे पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे बहुत सारी आपने मूवीज में देखा हुआ, एक डिटेक्टिव आता है, एक कमरे में आता है, उसको एक बार में सब कुछ याद हो जाता है। हाँ। हमें तो पता नहीं लगता यहाँ चाबी पड़ी है। हाँ, क्या अंतर है? क्योंकि उसका ये वाला ऑसिपिटल लोब बहुत स्ट्रांग मिला है, तो उसने एक बार में पूरे ब्रेन को, पूरे कमरे को स्कैन कर लिया। हमें नहीं मिला। तो अब जैसे ये टेस्ट के रिपोर्ट्स आ गए, तो इस टेस्ट के रिपोर्ट्स को आप मतलब जो भी ये करते हैं वो समझा देंगे? पहला काम ये होता है कि फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। ठीक है। दूसरा काम है 3 दिन में उसकी रिपोर्ट बनती है जो 26 पन्ने की होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, काउंसलर आपको एक टाइम स्लॉट देता है कि इसमें से कौन सा टाइम स्लॉट आपको चाहिए ताकि आपकी काउंसलिंग की जाए। ठीक है। फिर जूम पे काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग की रिकॉर्डिंग, जैसे बच्चा है तो बच्चे के केस में माँ बाप के साथ होगी, बड़ा है तो बड़े के केस में होगी, क्योंकि दोनों ही करवाते हैं, बड़े भी करवाते हैं और बच्चे भी करवाते हैं। और ये जैसे कि मतलब एक जो दिक्कत आती है, राइट, कि मैं तो देखता हूँ बहुत सारे जगह, राइट, कि ये रिपोर्ट आ गए, अब उसके बाद जैसे जो चीज़ें बताते हैं वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ऐसे करियर काउंसलर जो बायस्ड होते हैं, वो कहीं पे ना उसको ले जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी कॉलेज के साथ टाइप है, किसी इंस्टीट्यूट के साथ टाइप है। मैं समझ गया आपकी बात। तो वो ना फिर मुझे, मैं इसलिए भगवान की दया से आज तक हमने कभी किसी से टाइप नहीं किया। तो जो काउंसलर, मान लो कि अगर आपकी काउंसलर या कोई, मान लो कि आपके जैसे कुछ और लोग हैं जो एकदम जेन्युइन है टाइप, तो वो रिपोर्ट की जो काउंसलिंग करेंगे वो सच में रिपोर्ट ही बताएंगे, अपने तरफ से नहीं बोलेंगे। रिपोर्ट के अंदर आज तक हमारे 8 सालों के अंदर हमने 13,000 से ऊपर केस किए हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि इस कॉलेज में चले जाओ। हम क्या बताएंगे जी, साइकोलॉजी अच्छी है तो आप साइकोलॉजी पिक कर लो। हाँ। आपका गेम अच्छा है तो गेम पिक कर लो। अच्छा, गेम भी कौन सा, टीम वाला कि सोलो वाला, वो भी बताएंगे। अच्छा, आपका इंजीनियरिंग अच्छा तो ये वाला इंजीनियरिंग पिक कर लो। कौन सी स्ट्रीम में जाना है, मैकेनिकल में, इसमें, वो भी बता देंगे। कॉलेज नहीं बताएंगे। हमारा काम कॉलेज या इंस्टीट्यूट रिकमेंड करना नहीं है। नहीं, बट अगर एक चीज़ और बता दो कि अगर ये 90% एक्यूरेट, मतलब 90% मान लेते हैं, 80% मान लेता हूँ मैं कि भाई 80% तो है ना, बहुत है 80%, यहाँ पे हम 1% में काम कर रहे हैं राइट। तो अगर 80-90% ये एक्यूरेट है, राइट, और कितना महंगा होता है ये? बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बहुत इकोनॉमिकल है। कितना पैसे लगते हैं? 7500 प्लस GST लगता है इसका। मान लो 7-7,500 रुपये लगते हैं, 8,000 रुपये लगते हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग विच कैन बी डन। मतलब एटलीस्ट मैं मेट्रोज की बात करूँ, अच्छे शहरों की बात करूँ, सबको ही करा सकते हैं सभी।
अच्छा, इसमें ना हमने 3 विंग बना रखे हैं। हाँ। जैसे मैं फाउंडर के साथ काम करता हूँ, मतलब एडल्ट्स के साथ काम करता हूँ जिनकी कंपनी है, कि उनको हम हेल्प करते हैं ब्रेन को समझने में, ठीक है। क्योंकि नहीं, मैं एक अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर इस टाइप के टेस्ट हैं और मान लो कि 7,500 या 8,000 में मुझे ये पता चल सकता है मेरे बच्चे का, तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान क्यों नहीं करता? हाँ, ये बहुत अच्छा क्योंकि वो पूछ रहा हूँ मैं कि आप उसका रीजन बताओगे। हिंदुस्तान में एक खूबी है सर, एक जब कंप्यूटर आया था ना, तो लोग पीछे पड़ गए थे, कंप्यूटर आएंगे तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, तो हम पहले रिजेक्ट करते हैं। तो ये नया साइंस तो है नहीं, ये नया साइंस नहीं है, नए तरीके से आया है। पहले ये क्रिमिनोलॉजी में था सिर्फ, अब ये करियर में आया। क्रिमिनोलॉजी में तो कईयों से सालों से काम हो रहा है। FBI कब से काम कर रही है? हाँ। हिंदुस्तान की रॉ काम नहीं करती क्या? पुलिस डिपार्टमेंट काम नहीं लेता? क्रिमिनोलॉजी में तो फिंगरप्रिंट तो ले रहे हो आप। फॉरेंसिक में और क्या पढ़ाते हो आप? फॉरेंसिक में क्या पढ़ते हैं भाई? उसके फिंगरप्रिंट उठाए, मैच किया, यही तो देखते हो। इसको हम जैसे लोगों ने इसको करियर में यूज किया, दैट्स इट। अच्छा, हम छोड़िए, हमसे पहले कितने डॉक्टर हार्वर्ड कमिंस हैं जिन्होंने इस पे बिहेवियर पे काम किया है कि ये वाला फिंगरप्रिंट है तो ये बिहेवियर होगा। तो मेडिकल साइंस तो कब से काम कर रही है इस पे। मेडिकल साइंस में छोड़िए, और कितने डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहे हैं। फर्क क्या हुआ? करियर के अंदर इसके ऊपर लेकर ज़्यादा सीरियसनेस नहीं आई। तो वी आर द पीपल, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो इसकी कैटेगरी डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, लोगों को बताने में। जैसे साइकोमेट्रिक को लेकर, आप छोड़िए, साइकोमेट्रिक यूरोपियन कंट्रीज में 40 सालों से हो रहा है, हिंदुस्तान में तो अभी तक कंपलसरी नहीं हुआ। साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसा चीज कंपलसरी नहीं हुई, ये तो उससे भी ज्यादा एडवांस है, ये तो उसको तो आने में समय लगे। हम 20 साल पीछे हैं सर। नहीं, तो जैसे मान लो, जैसे साइकोमेट्रिक की बात कर लेता हूँ, तो गवर्नमेंट को तो पता है ना, वो लोग भी तो पढ़े लिखे हैं सभी, राइट? तो फिर वो क्यों नहीं अप्लाई? या फिर जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे मान लो कि आपका टेस्ट है, ठीक है, या मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा, मान लो कि ऐसे का टेस्ट है, राइट? और जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं दिल्ली NCR में, जितने भी अच्छे हैं दिल्ली NCR में अच्छे स्कूल्स हैं, और जो इस वाले रेंज में है, यू नो, कि जहाँ पे 1,00,000, 1,50,000, 2 लाख रुपए फीस लेते हैं, आप उनकी बात करो, मैं ये समझ बोल गया। रहा हूँ। और जिसमें ये वाले बच्चे, जो जूनियर वाले बच्चे हैं, जो क्लास 2 3, जो मेरा बच्चा है, क्लास 2 3 4 वाले बच्चे हैं, तो ये तो फिर 100% कराना चाहिए टेस्ट उनको। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने कंपलसरी कर दिया है सर, स्टार्ट हो चुका है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह पे कंपलसरी कर दिया साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये वाला टेस्ट नहीं, क्योंकि इसके बारे में तो अभी अवेयरनेस आ रही है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसमें सवाल जवाब होंगे, वो किस काम के लिए? 10वीं के बाद क्या सब्जेक्ट लेना है उसके लिए। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने गर्ल्स चाइल्ड के लिए फ्री कर दिया है, ठीक है, उसको कराना ही पड़ेगा। अभी कुछ आसाम के अंदर कई स्कूल्स के अंदर कंपलसरी हो गया है। सीकर के कुछ स्कूल्स हैं जिनमें फिंगरप्रिंट टेस्ट कंपलसरी हो चुका है। पुणे के कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर किंडरगार्टन में, यानी कि जब बच्चा नर्सरी में एंटर करता है, कंपलसरी कर दिया है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कंपलसरी करना शुरू कर चुके हैं। उनका पर्पज़ एक ही है कि हम सही तरीके से सही समय पर नर्चर करें। और अगर कैटेगरी 2 की बात करूं, आप ही करोगे ये मतलब कैटेगरी 2 का मतलब है कि मान लो कि इफ़ आई टॉक अबाउट जो सिटी, माई सिटी, लाइक यू नो रांची या अजमेर या यू नो ऐसे शहरों में, तो हमारे लिए तो मान लो कि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए 7,500 भी थोड़ा सा ज़्यादा है टाइप, राइट? तो मतलब ऐसे टेस्ट मतलब स्कूल्स में चाहे कहीं मतलब और कुछ करके मतलब 2,500-3,000 4,000 में भी मिल सकते हैं या मिलते हैं? करवाते होंगे बिल्कुल। मैं लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा की कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। आपका बच्चा जैसे अभी 8वीं क्लास में है, सॉरी 8 साल का है, आपके बच्चे ने बोला मुझे बैडमिंटन खेलना है, मान लेते हैं मुझे बैडमिंटन खेला, उसने कहीं देखा, अब बैडमिंटन का शूज़ लेने गया, वो 4,500-5,000 का शूज़ आता है। एकेडमी की फीस लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास है। एक रैकेट 2,000 से लेकर 16,000 के बीच में अप्रॉक्स मिल जाता है। अब आपको लगा कि मेरा बच्चा सीरियस है, तो आपने 16,000 का रैकेट लिया, 4,000 के जूते लिए, 20,000 और 3 महीने की फीस कराई, लगभग आपका 25-30,000 लग गया। और हम आपको डे 1 पे बता रहे हैं कि बैडमिंटन इसको खिलाओ, क्योंकि खिलाना चाहिए, एक्सपोजर दो, लेकिन ये एक्सीलेंस पे नहीं जाएगा। अब वहां पर आपने क्या किया, वो 25,000 खर्च करने के बजाय 10,000 में काम चलाया, 15,000 बचे या नहीं बचे? तो ये टेस्ट का काम सिर्फ आपका समय बचाना नहीं है। समय तो बहुत बड़ी बात है, उसको तो बचाना ही है। भैया आप 5 साल खर्च करने के बाद बोलोगे कि भैया ये गलत रास्ते में चले गए। जैसे मैंने IT में इंजीनियरिंग कर ली, तो मैं क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं कर पाया मैं। ये मुझे पहले पता होता ना, तो मेरे 15 लाख तो लग गए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने LL में एडमिशन करवाया किसी भी टॉप अच्छे इंस्टीट्यूट में, 1.5 लाख 2 लाख फीस है सर। हाँ। मैंने 2 साल में, अच्छा बच्चा को पैसा, टाइम और सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस, और सबसे इम्पोर्टेंट सर कॉन्फिडेंस जाता है। कॉन्फिडेंस की वाट लग जाती है, क्योंकि मैं नहीं कर पाया। yes. तो घर पे जो लेबल लगेगा, बाहर रिश्तेदार जो बोलेंगे, अरे गया था IIT कोचिंग करने, क्या हुआ तेरे से, तो पेपर ही पास नहीं हुआ। तो वो 2 लाख गए, 2 साल गए, पैसा लगा, कॉन्फिडेंस गया, उससे पहले क्यों नहीं चेक करना? तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये कभी भी महंगा नहीं है। ओके, तो आप बोल रहे हो कि बहुत सारी जगह ये कंपलसरी करा रहे हैं, बहुत स्कूल्स हैं, मतलब
राजस्थान में मुझे लगता है कम से कम 100 स्कूल्स होंगे सर, लेकिन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए मैं बोलूँ, क्योंकि 44,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं राजस्थान में, तो उसके अगर कॉन्टेक्स्ट में देखूँगा 100 ही हैं, तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो इसका एक जैसे फिर से मैं थोड़ा पैसे वाली बात करूंगा कि चलो दूसरे एंगल से इसको समझते हैं कि फिर भी इसको थोड़ा समझने के लिए ये वाले ब्रेन मैपिंग टेस्ट बोला आपने, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, कुछ भी बोल सकते हैं। इस टेस्ट को समझने के लिए ऐसे कोई जैसे बहुत अच्छे बुक्स भी हैं कि जहाँ से थोड़ा समझ में आए। डॉक्टर हार्वर्ड कमिंस की बुक है पाम्स एंड मैं बुक का नाम बोल रहा हूँ, डॉक्टर हार्वर्ड कमिंस लिखेंगे तो उसका उनकी बुक का नाम आ जाएगा, ठीक है। ही इज़ द फादर ऑफ दिस पूरी हमारी जो इंडस्ट्री है, जो सब हमारी क्या मतलब जो भी फिंगरप्रिंट पढ़ते हैं पाम्स हैं उसके ऊपर, उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, 1920-21 के आसपास लिखी हुई है। तब की लिखी हुई है। उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर हार्वर्ड कमिंस हैं, डॉक्टर रॉजर स्पेरी जिन्होंने ब्रेन को बताया था, लेफ्ट ब्रेन है राइट ब्रेन है, डॉक्टर रॉजर स्पेरी जिनको 1981 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी बुक पढ़ सकते हैं। और डॉक्टर फ्रांसिस गैल्टन है, उनकी बुक है। तो आप डॉक्टर्स के नाम डालेंगे ना, बुक का नाम आ जाएंगे। मुझे बुक के नाम थोड़े से कम याद रहते हैं, तो बुक का नाम आ जाएगा आपको लिखा हुआ। तो वहाँ से भी हमें काफ़ी हद तक कम से ऑथेंटिसिटी मिलेगी, थोड़ा सा और लोग जान पाएंगे कि यार ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अगर मेडिकल साइंस की बुक के अलावा अगर आपको हिंदुस्तान के भारत के शास्त्र पढ़ने का शौक है तो सामुद्रिका शास्त्र में लिखे हुए हैं वहाँ पर। सर हमारे यहाँ पर तो पहले बोला करते थे ना, ये राजा चक्रवर्ती सम्राट है। चक्र किसको बोलते हैं? मेडिकल साइंस उसे वर्ल बोलती है। चक्र मतलब वर्ल। फिर ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के लिए बोला जाता है कि उनके शंख हुआ करते थे। शंख को मेडिकल साइंस बोलते हैं लूप, ठीक है ना, लूप बोला जाता है उसे। तो ऐसे ही पैटर्न्स को उसमें अलग भाषा में है, वहीं से उठ के तो सब कुछ निकल के आया है। ये तो बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है कि वहीं से तो उठाया इन्होंने, कुछ इन्होंने रिसर्च किया है, कुछ उसका रेफरेंस उठाया है। कहाँ से? हमारे शास्त्रों से। तो अभी अगर मान लो मैं अगर कुछ करता हूँ तो ये गलत करता हूँ सही करता हूँ, मुझे बता दो। जैसे मान लो कि मैं अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट समझता हूँ बाकी पेरेंट के कंपेयर में, मतलब मैं अपने लिए की बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो अभी तक अपने बेटे को पाला है, अपना मैं पर्सनल बता रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने सब कुछ करा। सब कुछ करने का मतलब है कि ठीक है पढ़ाई भी कर, और सच्चाई तो ये है कि मैं कभी भी पढ़ ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मुझे जितना सिलेबस पता है बचपन से लेकर क्लास 8वीं तक का सिलेबस इतना आसान है कि थोड़ा भी बच्चा अगर फोकस करके पढ़ेगा तो वो मतलब मैं 1 साल में मैं 3 साल का एग्जाम लिखवा दूंगा। ठीक है, इतना आसान है। क्लास 2, 3, 4, 5 ये सब इतना आसान है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, राइट। एवरी डे इवन हाफ एन आवर 1 आवर इज़ गुड इनफ, राइट। तो मैंने अपने जो भी हमने बात करी एक्सपीरियंस के उस हिसाब से मैंने बोला थोड़ा कम्युनिकेशन में काम कर ले। कम्युनिकेशन में इसलिए काम कर ले, वो मुझे देखता रहता है, तो मुझे देखने के कारण वो वीडियो भी बना लेता है। फिर मान लो कि यहाँ पे आज बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो ऑनलाइन पे आपको पब्लिक स्पीकिंग वगैरह सिखाते हैं, तो आपने बोला कि अगर टाइम मिलता है तो ये कर ले, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके अलावा आपने उसको क्रिकेट, जैसे मैंने सुना था कि एक आपको ऐसा स्पोर्ट्स खिलाना चाहिए जो टीम वाला है और एक ऐसा स्पोर्ट जहाँ पे सोलो है, तो मैंने वो करा कि ठीक है तो बैडमिंटन या टेनिस दोनों ही चूज़ करा हुआ है कि ये कर ले और एक क्रिकेट खेल ले। तो सारा कुछ तो चल रहा है बढ़िया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, उसमें कॉन्फिडेंस की बात करूँ, कॉन्फिडेंस इसलिए भी बहुत बढ़िया हो रहा है क्योंकि चाहे वो क्रिकेट ही है, मैं अभी बहुत एक्सट्रीम में नहीं जा रहा कि तुम नंबर 1 बनोगे क्या बनोगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी तुम कुछ खेलते हो और वो तुमसे हो जाता है, तुम बढ़िया करते हो, तुम्हें बहुत मज़ा आता है, तुम्हें फिर सारा दिमाग उसी में लगता है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और मार्क्स के लिए हम उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं। क्लास में आप टॉप 5 के आसपास आ जाते हो, उसमें 6वीं 7वीं भी आ जाओगे रैंक में, तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अभी इंग्लिश में अपने आप ही वो बेहतर हो गया, तो ओलंपियाड वगैरह का जो होता है, तो ओलंपियाड वगैरह में काफ़ी अच्छा कर गया वो, जो होता है स्कूल में ओलंपियाड वगैरह कुछ होते हैं। तो मैं क्या सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, आप बता दो मुझे अब, क्योंकि मैं अपने हिसाब से मैंने बोला कि नहीं मैं क्या खाली, और मैंने एक चीज़ को बोला कि जैसे हम पीटीएम में जाते हैं तो जो बच्चा रैंक क्लास 1 में और 2 में जो रैंक वन आया इसके क्लास वाला, और वो अभी लास्ट ईयर वो आ गया रैंक 3 आ गया क्लास में, तो उसके पेरेंट वो बच्चा रो रहा है, पेरेंट परेशान, मतलब पूरा वहाँ पे रोने गाने का माहौल बना हुआ है। हाँ, और मेरा बेटा 5th आता था, 1 या 2 साल 5th था, इधर 6th आ गया, तो 1% भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा टाइप, 1% भी नहीं, मैं 6th आ जा 7th आ जा, मतलब इतना बुरा तो हुआ नहीं कि 5वीं। और मैंने वो भी देखा कि तुम्हारे 90% जो मार्क्स आते थे उतने मार्क्स तो आए हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा ना कि 90 से सीधे 80% मार्क्स आ गए थे, तो कुछ भी नहीं चला। तो मुझे लग रहा है मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, आपके हिसाब से मैं गड़बड़ कर रहा हूँ? नहीं, मैं इसको ब्रेन के हिसाब से समझता हूँ। हाँ, ब्रेन के हिसाब से। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, आप जब पढ़ते थे, हाँ,
आपकी क्लास में जो भी टॉपर रहे हैं या बहुत ही मीडियोकर रहे हैं या बैक बेंचर रहे हैं, हाँ। वो लाइफ में भी आपके बराबर कर रहे हैं या आगे पीछे चल रहे हैं? मैं खुद भी पढ़ने में बेकार ही था, बहुत अच्छा नहीं था। तो जो टॉपर रहे मतलब वो हिसाब से तो फिर नेक्स्ट लेवल के टॉप पे ही होंगे वो तो। नहीं, कुछ नहीं करा है, मतलब मतलब कुल मिला के जो क्लास की रैंक है वो ये तय नहीं करेगी आप लाइफ की रैंक में क्या रहने वाले हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। अच्छा, फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि सारे टच में भी नहीं है। हाँ, हाँ, एम राइट? हाँ, हाँ। तो मतलब उन लोगों के लिए हम परवाह कर रहे हैं जो नॉर्मली जो पेरेंट, उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा क्रिप करते हैं इसको लेकर। मतलब उस ग्रुप के लिए हम परवाह कर रहे हैं। 40 बच्चों मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आया, हाँ, या उस सेक्शन में मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आया, जो आगे वाली जिंदगी में मेरे साथ भी नहीं रहने वाले, किसी के नहीं रहते। मैंने भी 12वीं पास करी है, मैंने ग्रेजुएशन करी है, मेरे कौन से लोग सारे टच में हैं? नहीं है। तो क्यों मैं उस पर इतना टाइम, इतना प्रेशर लगा रहा हूँ? क्यों पैसा वेस्ट कर रहा हूँ? स्कूल पिक करने का तरीका ही गलत है। ये पहली बात तो कि हम वेस्टर्न में एक कॉन्सेप्ट है, आप अपने इस रेडियस से बाहर स्कूल पिक नहीं कर सकते। रेडियस से बाहर, रेडियस से बाहर पिक नहीं कर सकते। उस रेडियस से अगर आपको बाहर जाना है ना तो पता नहीं कितने सारे उनको फॉर्म भरने पड़ते हैं, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ पर तो बच्चा दिल्ली का है तो नोएडा पढ़ने आता है, नोएडा का बच्चा दिल्ली पढ़ने जाता है। बढ़िया स्कूल, 2.5 घंटे जाना, 2.5 घंटे आना। किस बेस पर? बहुत सारे लोग स्कूल इसलिए पिक करते हैं, मतलब आर.के. में एक स्कूल है। मैं तो सोच के हैरान रह गया। मैंने पूछा स्कूल, मैंने स्कूल में डाला है, मैंने कहा क्या फीस है? 2.5 लाख रुपए। मैंने कहा पॉकेट तो शायद थोड़ा सा एफर्ट लगता होगा। क्या मेरा सर्कल तो नहीं बना, लेकिन उसके अंदर ना सारे इंडस्ट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं, आईपीएस के बच्चे पढ़ते हैं, उसका सर्कल बन जाएगा। मैंने कहा मैं एक बात पूछूं? मैं कहा उसके कॉन्फिडेंस की तूने धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि उसका फादर तो आईपीएस है नहीं, उसका फादर इंडस्ट्रीज है नहीं, वो तो हमेशा कॉम्प्लेक्स में रहेगा। ये तूने सोचा नहीं। अच्छा, वो बच्चे इसको दोस्त क्यों बनाएंगे? तो उन्हें अपनी फुलफिल करने के लिए, अपने उस इच्छा को कि ये नेटवर्क बन जाए, आपने उस ग्रुप में डाल दिया। शायद वो उसके अंदर एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा, वो आपने देखा ही नहीं। पहली बात तो ये है, स्कूल का कॉन्सेप्ट तो साइड में रखो। अब बात करते हैं कि आपने अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराई। न्यूरोसाइंस ये कहती है किसी भी बच्चे को अगर डेवलप करवाना है तो पहले 12 साल ही हैं आपके पास। इसको भी 3 चरणों में बांटा हुआ है। पहले 2 साल जब बच्चा घर पे होता है तब मैक्सिमम ब्रेन डेवलप होता है, वो हर चीज़ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो 3 चीज़ें यहाँ से आती हैं सर। क्या देखा? ऑसिपिटल लोब। क्या सुना? टेम्परल लोब। क्या मैंने फिजिकली महसूस किया? ये फादर का टच है, ये दादा का टच है, ये दादी का टच है, ये किताब है, ये फर्श है, ये गिलास है। आपका पैराइटल लोब। तो इन तीनों से डेटा भरा जाता है। जैसे आप कंप्यूटर में डेटा भरते हो ना, चैट जीपीटी में डेटा देते हो, तो पहले 2 साल डेटा भरा आपने। फिर उसके बाद आता है 2 से 6 साल आपने किंडरगार्टन में डाल दिया। पहले तो कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आपने डाल दिया। तो वहां पर वो कुछ चीजें सीखता है, खाना पीना, बात करना, जो कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग। अगर आप फिनलैंड को अगर फॉलो करेंगे तो फिनलैंड वर्ल्ड का सबसे बेस्ट देश है जो एजुकेशन के मामले में इसको कोई टच नहीं कर सकता। उनके यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 3 साल के बच्चे को कभी पेंसिल नहीं दी उन्होंने, 5 साल के बच्चे को भी उन्होंने कलर नहीं दिया, पेंसिल नहीं दिया। वो तो अलग तरह से पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप उसको कॉपी करते तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो कुल मिलाकर पहले 6 साल तक आपका उसका नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए। कैसे हो सकता है? पहले 5 साल तक, पहले 6 साल तक। ओके। नई भाषा सिखाकर, जो आपने बोला इंग्लिश आती है उसे, उसको कोई नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखाकर, कोई गेम सिखाकर, बात करना सिखाकर, आपने बोला कम्युनिकेशन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो पहले 6 साल में तो उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट पर, 6 से 12। इस ब्रैकेट के अंदर बच्चे को अगर आपने एक नई लैंग्वेज सिखा दी तो न्यूरो साइंस ये कहती है उसके 2 बिलियन न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। 2 बिलियन न्यूरॉन्स काउंट करने में भी आसान नहीं है। ओके। वो एक नई लैंग्वेज। अच्छा, नई लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि फ्रेंच सिखानी है। मान लीजिए आपकी मातृभाषा पंजाबी है, तो गुजराती है, आपने हिंदी सिखा दी तो भी उसके होंगे। आपने इंग्लिश सिखा दी तो भी होंगे। आपने अपनी मातृभाषा सिखा दी तो भी होंगे। आपने साथ में कन्नड़ सिखा दी, केरल सिखा दी, मलयालम सिखा दी, गुजराती सिखा दी तो भी होंगे। तो आप उसको नई भाषा सिखाओ। ठीक है। आप उसको जितनी भी जगह की गेम्स खिला सकते हो। गेम्स वो परफेक्ट पिक कर ले, अच्छी बात है। नहीं पिक करता तो उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपने बोला मैंने इसको बैडमिंटन खिलाया, तो बैडमिंटन जब वो खेल रहा है तो उसकी ये एल्बो जब काम कर रही है और वो एक प्लेयर के साथ खेल रहा है, डिस्टेंस सीख रहा है, तो ऑसिपिटल लोब डेवलप हो रहा है। जब ये एल्बो काम कर रही तो फाइन मोटर स्किल्स वाला ब्रेन डेवलप हो रहा है। जब उससे बात कर रहा है तो उसके ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे ब्रेन डेवलप हुआ। जब आपने बोला क्रिकेट में डाला मैंने, तो टीम प्लेयर वाला जो माइंडसेट है, जिसको बोलते हैं पीपल मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, लड़ाई करके आता है, इंट्रा और इंटर, इंट्रा और इंटर दोनों डेवलप हुए। और यही तुम्हारा काम है। तो पहले 12 साल में जो सिखाना है वो सिखा दो।
जितना एक्सपोजर डालना, जितना डेटा भरना है ना, जैसे कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर में जितना डेटा भरना है भर दो, लेकिन स्ट्रक्चर वे में। तो अगर वहाँ पे से आता है तो हर दिन तो अलग मूड में ही आता है कि रोते हुए आया, कल से उसके साथ नहीं किया, तो ये सब सही है, नेचुरल है। अच्छा, अगले दिन कैसा होता है? अगले दिन फिर नहीं तो जाता ही है। यही तो खूबी है बच्चों की, बच्चे हैं वो बचे हैं, क्योंकि हम जैसे लोग तो फिर अपने ईगो पे ले लेते हैं ना। तो बच्चों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता, कब होता है? 12 साल के बाद। यानी कि क्या सही है क्या गलत है, वो बात ये डेटा 12 साल के बाद काम आएगा। ठीक है। और 12 साल तक क्या है, आपने डेटा भरा है। जैसे मेरे कंप्यूटर में 2 + 2 = 4 इसलिए लिखा हुआ आता है क्योंकि इसके अंदर डेटा दिया हुआ है। अगर गलत लिखा हो तो मेरा 2 + 2 = 5 दिखाएगा। तो डेटा आपने क्या भरा है उसके बेस पर वो 12 साल के बाद डिसीजन लेगा। जैसे किससे दोस्ती रखनी है, कौन सा करियर पिक करना है, पापा से कैसे बात करनी है, मम्मा से कैसे बात करनी है, दोस्त बनाने हैं नहीं बनाने हैं, रिश्तेदारों से कैसे बात करनी है, ये कहाँ कब सीखा जाता है? ये पहले 12 साल में आपने क्या किया उसके बाद सीखा जाता है। ये न्यूरो साइंस कहती है। तो साइंटिफिकली तो ब्रेन को डेवलप करें। चलिए इसको और सिंपल करते हैं। आप स्कूल अपने बच्चे को भेजा, स्कूल किस लिए भेजा आपने? क्या क्या काम था स्कूल से आपको? मतलब मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो आप अपने बारे में बात आप अपना बता देना, सर अपना बताएंगे। मैं अपना बता रहा हूँ कि स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, स्कूल की जो मैडम वो मैं ठीक उल्टा है। मैं तो बोलता हूँ थोड़ा मस्ती कर, थोड़ा दोस्त बना। मतलब मैं बता रहा हूँ मस्ती कर, दोस्त बना। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर वो आके फालतू की चीज़ें बता रहा है तो मतलब पापा पता है ये कर दिया वो कर दिया। मतलब मुझे पढ़ाई से ज़्यादा मतलब होता नहीं है, क्योंकि वो हो जाता है जो अभी इस एज में। मैं आगे नहीं जानता हूँ मैं 10th में क्या बोलूँगा उसे, बट अभी तो एवरी डे आई वॉन्ट कि हाँ कुछ नया बताया कर। हाँ, और दोस्त उस दोस्त से थोड़े मतलब वो इतने टाइम से 2 साल से दोस्त रहा, लेकिन अब वो आजकल बात नहीं कर रहा, तो मुझे मजा आता है सब सुन के। तो मैं तो इसी के लिए भेजता हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और दोस्ती बनाओ, मतलब मिलो विलो यही करो। मैं अपना बताता हूँ बस यही। स्कूल का कॉन्सेप्ट है होल ब्रेन डेवलपमेंट। हाँ, पूरा सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब पूरा जो दिमाग है उसको डेवलप करने के लिए स्कूल रखे गए हैं। स्कूल्स को हम हायर करते हैं, थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट लैंग्वेज लग सकती है, लेकिन एक्चुअली में है हायर करते हैं उसको। ठीक है, मतलब मेरा बच्चा बात करना सीखे, मेरा बच्चा बोलना सीखे, लिखना सीखे, कलर पहचानना सीखे, डांस करना सीखे, ड्रामा करना सीखे, म्यूजिक बजाना सीखे, और स्पोर्ट्स में खेले, उसको शेयरिंग आनी चाहिए, उसको केयरिंग आनी चाहिए, उसको मोरल वैल्यूज आनी चाहिए। यानी कि जिस जिस चीज़ के उसके आपके यहाँ पर आसपास है सब उसको आना चाहिए। यही स्कूल का काम है, ये स्कूल को सिखाना है। ये स्कूल का पर्पज ही यही था एक्चुअली, शुरू से यही था। लेकिन जब बच्चा वो 12th पास कर लेता है, फिर आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजते हो, वहाँ से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो 5-4 साल बाद आए और बिहेव लाइक एन इंजीनियर? वो उसको आप डॉक्टर बनाने भेजते हो, उससे 5 साल बाद क्या एक्सपेक्ट करते हो? बिहेव लाइक ए डॉक्टर। आपने CA बनाने के लिए भेजा, यानी कि आप कॉलेज से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे सर्वांगीण विकास। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक्चुअली में एज ही है आपके होल ब्रेन डेवलपमेंट की, फर्स्ट 12 ईयर्स, और 12 से जो 18 साल है वो है आपके डिसीजन लेने का समय। इसलिए हमारे यहाँ पे पहले बोला जाता था जो पहले 6 साल हैं बच्चे को पूरा लाड में रखिए, प्यार में रखिए। 6 से 12 साल में उसको डिसिप्लिन में रखिए, और 12 से 18 साल में उसको स्ट्रिक्टली आप सिर्फ मॉनिटर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। और ये बहुत पुराने से चला आ रहा है। ये तो शुरू से हमारे यहाँ पर तो ब्रेन को पहले से समझा गया है सर। ये तो अब न्यूरो साइंस तो अब बता रही है। अच्छा, मेडिकल साइंस कर क्या रही है? ये उन्हीं चीज़ों को तो ढूंढ रही है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, जो हमें राइट इनडायरेक्टली हमें पता ही है। हाँ, हमें नहीं पता, शायद उसका वर्ड नहीं पता होगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जब न्यूटन साहब ने बोला कि सेब गिरेगा तभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन माना जाएगा, पहले था। उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया और ढूंढ के बताया। तो चीज़ें ऑलरेडी हैं, उसको नाम देना, उस पर रिसर्च करना मेडिकल साइंस का काम है। ठीक है। अब जैसे ये वाला तो मुझे थोड़ा समझ में आ गया, और मैं अभी मान लो कि ये टेस्ट भी समझ में आ गया कि इससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। अब थोड़े से बड़े बच्चों के लिए आते हैं। बड़े बच्चों के आपने बोला कि साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है वो 14 अबव होता है। 14 अबव होता है। और हमारे लिए कौन सा टेस्ट होता है? अपने लिए तो जो एडल्ट्स के लिए तो बहुत सारे टेस्ट हैं सर। गैलप्स टेस्ट हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत सारे हैं। ये सब का तरीका है, जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग होती है आपकी पर्सनालिटी को समझने के लिए। 4P है ना, 4P करते हैं, डिस्क बोलते हैं, जैसे ऐसे अलग अलग टेस्ट होते हैं। ये सारे टेस्ट किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? मेरा मूड कैसा है, मैं क्या आंसर देने वाला हूँ, इसके पीछे का जो बिहेव है, वो आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो इस समय मैं क्या इंटेंट रखता हूँ, उसी बेस पे तो मैं आंसर करूँगा। तो मेरा इंटेंशन बेस पे आंसर थोड़े वेरी करते हैं, इसलिए एक्यूरेसी कितनी आ रही है 60 से 65 के बीच में। ओके, क्योंकि मैं दिमाग लगा के आंसर करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपसे सवाल पूछा,
आपने उसको आंसर इस बेस पे दिया, शायद हो सकता है आप उसको बात का मान के चल रहे हैं, हो सकता है आपका मूड अभी अच्छा है, हो सकता है आपका मूड अच्छा ना हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये खुद साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं इस बात को। तो ओके, तो इसमें उतना एक्यूरेसी नहीं आएगा। इसमें आप जैसे बहुत सारे राइटिंग टेस्ट होते हैं, ग्राफोलॉजी जिसे बोलते हैं, सिग्नेचर टेस्ट होता है, उसके बेस पर भी आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं कि सिग्नेचर के बेस पे पता लग जाता है कि आपका क्या ट्रेट है। इट्स ए मेडिकल साइंस। अभी हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं कि जैसे अभी तो हमने बच्चों की 14 से नीचे, किसके लिए वो बात की थी हमने? ब्रेन मैपिंग फिंगरप्रिंट टेस्ट सबके लिए है, लेकिन 14 से पहले नीचे कोई और है ही नहीं, इकलौता ब्रेन मैपिंग टेस्ट ही है, वो राइटिंग टेस्ट भी नहीं है। अब मैं मान लेता हूँ कि हम 14 से ऊपर वाले की बात करते हैं, राइट, कि जैसे खास करके ये वाले जो 9, 10th वाले, 9, 10th, 11, 12th, राइट, तो ये वाले साइकोमेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं, हाँ, एक ग्राफोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं, दो ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर सकते हैं, तीन और ब्रेन मैपिंग भी कर लेंगे। ब्रेन मैपिंग कोई भी आप और मैं भी कर सकते हैं, मेरे जितने भी मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं। तो अब तो रोएंगे ना, हम करेंगे और हमें पता चला कि हम सभी तो गलत ही कर रहे थे, तो ऐसा फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप अभी आप एक अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, हाँ, आपको एक इन्वेस्टमेंट करना, मान लीजिए प्रॉपर्टी के अंदर, और प्रॉपर्टी 2-4 करोड़ रुपए की है, आप डायरेक्ट ले लेंगे या उसके पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे? करेंगे इन्वेस्टिगेशन। करेंगे। हाँ। अच्छा, मान लीजिए अब आप कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेने वाले हैं गोल्ड के अंदर या डायमंड के, आप डायरेक्ट ले लेंगे या पहले इन्वेस्टिगेशन हॉलमार्क चेक करेंगे इसमें? तो भैया अगर आपके लिए लाइफ इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, तो आप अपने पहले ब्रेन को समझोगे, फिर अपने नेचर को समझोगे, फिर डिसीजन लोगे, और यही सही तरीका है। ऐसे आपको फोर्ब्स 500 CEOs एक भी नहीं मिलेगा जिसके पास पर्सनल मेंटोर ना हो। नहीं, अब मान लो कि चलो मेरे पास, हम अभी बात कर लेते कि चलो पैसे की उतनी दिक्कत नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो मेरा बच्चा है जो 10th, 11, 12 के आसपास, राइट, तो उसको मैं कौन से टेस्ट कराऊँ? उसके लिए कौन सा टेस्ट कराऊँ? मैं ये कहूँगा उसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट भी करवाइए और फिंगरप्रिंट टेस्ट भी करवाइए, दोनों करवाइए उसके लिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कराओ, फिंगरप्रिंट क्योंकि ड्यूल चेक होगा, ड्यूल चेक होगा। तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर जाएगा? कॉन्ट्राडिक्ट कभी भी नहीं करता, नहीं करेगा ना, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं। उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको सरफेस लेवल पे पूरी एंट्री दे देता है कि ये सब्जेक्ट बनता है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट एग्जैक्टली थोड़ा सा बता देंगे कि क्या होता है? सवाल जवाब होते हैं उसके अंदर, हम आपसे एक घुमा फिरा काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं। हाँ, 40-50 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, 70 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो उसमें सवाल पूछे, उस सवाल के बेस पर एक एल्गोरिथम लगा होता है, उस एल्गोरिथम के बेस पर आपको बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट अच्छा बन सकता है, ये आपके लिए करियर हो सकता है। दूसरा होता है फिंगरप्रिंट टेस्ट, जिसमें सवाल जवाब नहीं होते, वो ये देखता है ब्रेन का क्या पोटेंशियल है, उसके बेस पे चलेगा। ओके, तो ये 2 टेस्ट से आप बोल रहे हो कि काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, मतलब 100% क्लियर हो जाता है। 100% क्लियर हो जाएगा। 100% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको फिर कहाँ किस पर ज़्यादा मेहनत करनी है, किस पे कम मेहनत करनी है, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये तो पेरेंट और नहीं करवाएगा। ये तो ठीक उल्टा भी मुझे लग रहा है कि जैसे जो आप बता रहे हैं, तो पहले वाले जो टेस्ट था मेरे बच्चे के लिए तो मैं करवा लूंगा, लेकिन अगर 10th के आसपास मेरा बच्चा आ गया है और मैं 100% बायस्ड हूँ कि भाई मुझे तुझे इंजीनियर ही बनाना है, हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बहुत मत करो, मैं नहीं करवाना चाहिए। फिर हम तो खुद बोलते हैं कि अगर तुमने डिसीजन बना ही बायस्ड हो तब मत करवाओ। बायस्ड हो, फिर हमारे पास कौन आए? हम तो साफ, हम सबको नहीं ले सकते, हमारी भी तो लिमिटेशन है। कौन सा हमने कोई AI लगा रखा है? हमारा तो मैनुअल वर्क है सारा का, प्रिंट निकलता है, एक एक जना मार्क पड़ता है, तो काउंसलिंग वर्ब, कोई AI बेस्ड काउंसलिंग नहीं है, पूरा ह्यूमन इंटरवेंशन है। हमारे पास वही आए जो अपनी लाइफ की, अपने बच्चे की लाइफ की वैल्यू करता है, उसके लिए उसकी हैप्पीनेस वैल्यू रखती है, फ्यूचर के लिए उसको वो चाहता है कि वो खाली पैसा ना कमाए, लाइफ की सारे एक्सपेक्ट पे काम करे, वही आए हमारे पास जिसके लिए लाइफ वैल्यू रखती है। हमारे पास बाकी लोग ना आए, हम मना कर देते हैं साहब, हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है। और अब हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, और जितने भी हम जैसे लोग हैं, राइट, 30, 35, 40 वाले जितने भी हमें कौन से, हमें भी ये तीनों टेस्ट, दोनों टेस्ट करना? नहीं, साइकोमेट्रिक हमारे लिए, अब जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए बेसिक्स जो होता है, फिंगरप्रिंट एनालिसिस काम करता है हमारे लिए भी, या फिर ग्राफोलॉजी टेस्ट यानी कि राइटिंग टेस्ट काम करता है। राइटिंग टेस्ट एक होता है जिससे आपकी राइटिंग से आपका बिहेवियर पता लगे, करंट स्टेट, आपकी मेंटल स्टेट क्या है। राइटिंग से पता चल जाएगा? सर इस पे तो ये तो मेडिकल साइंस है, मेडिकल की ही है। हिटलर के साइंस से डिसाइड हो गया था उसने सुसाइड करना है। सिद्धार्थ शुक्ला जब हार्ट अटैक हुआ था, उसके बहुत सारे केस स्टडी डली हुई हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फिर से बता दो एक टेस्ट। राइटिंग टेस्ट, ग्राफोलॉजी जिसे बोलते हैं, और एक होता है फिंगरप्रिंट टेस्ट यानी कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट जिसके हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफोलॉजी जो टेस्ट होता है, ये नॉर्मली इसके क्या चार्जेस वगैरह होते हैं? इसके 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये भी आप कराते हैं? नहीं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन और कहीं से हो जाएगा? बहुत लोग हैं इसके, हिंदुस्तान में अच्छे बेहतरीन कोचेज हैं, अच्छे लोग बैठे हैं इसके अंदर। तो इनको जैसे अगर मान लो कि हम ये भी करा ले तो काफ़ी हद तक हमें, मतलब बहुत सारे लोग कराते हैं सर इसको। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति यूज़ करता है, हमें नहीं पता एक्चुअली में। जैसे बहुत सारे लोग
मतलब मेरे कई फाउंडर्स तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो टॉप क्लास, जो जिनका 500 करोड़ का टर्नओवर है, तो जो फिंगरप्रिंट एनालिसिस पे जिनकी हम काउंसलिंग कब से कर रहे हैं, हम 2-2 साल हो गए हमें, क्योंकि उनको अपने अपने बिहेवियर को समझना होता है, वो बैठ के वो डिसीजन लेते हैं, तो उससे पहले अपना चेक करवाते हैं, फिर हम उनको टाइम टू टाइम काउंसल करते हैं। हैदराबाद की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके सेलिब्रिटीज़ इसके क्लाइंट हैं, तो उनको हम हेल्प करते हैं। ऐसे यहाँ पर हैं डिजिटल बोर्ड की कंपनी है एक, तो उनके डिजिटल बोर्ड हर उस यूट्यूबर के पास है जो जिसका चेहरा बिकता है, इतनी बड़ी कंपनी। तो ये टेस्ट हर कोई करवाता है, ये सब जिसको ग्रो करना है वो कैसे ग्रो करेगा। यस 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 यस। और लास्ट, हाँ ऑलमोस्ट लास्ट, कि बच्चों के लिए मेजरली, बच्चे से लेके हमारे तक भी आ सकता है, बट बच्चों के लिए खास करके, कि जो ग्रोथ वर्क जो मैंने बताया कि मैंने तो ऐसे 4-5 चीज़ें कराई कि मैंने उतना पढ़ाई करी थी, उतना सेंस था कि भाई ये सब चीज़ें करो तो मज़ा आ गया, सब मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आ जाता है इस समय कि उसको पूरा संकुचित करने में स्कूल के अलावा वो आता है आपका मोबाइल का, राइट। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट को मोबाइल कितना हैम्पर करता है, कैसे करता है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर बच्चा जैसे जो, और ख़ास कर सबसे बुरी तो ये भी है कि 2 साल वाले बच्चे को भी काफ़ी मोबाइल मिल जाता है इस समय, बहुत ज़्यादा मिल जाता है, राइट। तो सोशल मीडिया, मोबाइल, वो जो गेम्स ऐप, वॉट एवर इट इज़, राइट। तो अगर कोई ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है बच्चा मोबाइल में, 2-3 साल से लेके 10-12 साल 15 साल के बच्चे, तो उससे उसके डेवलपमेंट में साइंटिफिकली क्या फ़र्क पड़ेगा। एक तो हम बोलते हैं मत देख वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन फिर क्या स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। हाँ, एक बच्चा है 5, 7, 8, 10 साल का कुछ भी है, मैं उसमें नहीं जा रहा कि लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लाइट का आप देखो क्योंकि डॉक्टर बहुत कुछ बता रहे हैं। लेकिन इस मोबाइल की स्क्रीन को अगर मुझे पढ़ना है, ये टैब की स्क्रीन तो 10 इंच की होती है, अगर उससे मुझे पढ़ना है तो मेरी आंखें मूव नहीं करेंगी, एक जगह सेटिंग होंगी। अब क्या है, जब आपकी आंखें हैं, क्या ब्रेन की साइंस ये कहती है ये आपका ब्रेन, एक्चुअली जो ब्रेन आपको बाहर दिख रहा है, ये आंखें नहीं है। आईज जो है ब्रेन का पार्ट है जो आपको बाहर दिखता है। अब उसका मूवमेंट बंद हुआ क्योंकि आपकी स्क्रीन पे स्टैटिक हो ना, आपने ऐसे देख रहे हो, अब आप देखो आपकी आईज मूव ही नहीं करेंगी क्योंकि आप स्टेंग। होता क्या है, आंखें ड्राई हो जाती हैं, आंखें ड्राई। अब उससे क्या होगा, आंखें ड्राई जब होती हैं तो आपकी रेडिश हो जाती हैं आंखें, तो जो आपका विजन है यानी कि देखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है, इसलिए बच्चों को स्पेक्स लगते हैं। पहली बात तो हम क्लिनिकल बात करते हैं, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन पे, उस पर भी आएंगे। तो आई बॉल्स को, इसका सॉल्यूशन क्या है, आपका बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा, वो आप देखो, वो आपको पेरेंटिंग चेक करनी है। बट यहाँ पर क्योंकि आप फिटनेस में हैं, तो हर बच्चे को, हर पेरेंट को आईज की एक्सरसाइज करनी चाहिए, आई बॉल मूवमेंट करनी, लेफ्ट राइट अप डाउन सर्कल, ताकि आई बॉल मूव करें और ड्राइनेस खत्म हो, जेल क्रिएट हो। जितना जेल क्रिएट होगा उसकी आईज पे इम्पैक्ट कम होगा। अब आईज का रोल क्या है जी, एकेडमिक एज के अंदर एक बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता है, एक ही क्लास में पढ़ता है, 40 बच्चे उस क्लास के अंदर हैं, टीचर सबको सेम पढ़ा रहा है, तो किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। क्यों? बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक बड़ा कारण, पहला कारण स्ट्रेस का, जान के ताज्जुब हो, मतलब आपको शॉक लगेगा। स्ट्रेस का कारण लोगों को पता ही नहीं है। जब बच्चा ये बोलता है ना कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, उसका कारण है उसकी रीडिंग स्पीड अच्छी ना होना। वो कहाँ से आती है? आँखों से। एक बच्चा जो 10 साल का है, 12 साल का है, उसकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए 220 वर्ड्स पर मिनट, 220 वर्ड्स पर मिनट। जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं उनकी होती है 400 वर्ड्स पर मिनट, जो टॉपर्स हैं। और एक एवरेज बच्चा जिसकी स्पीड 150 वर्ड्स पर मिनट है। अंतर समझ में आ रहा है? यानी कि जिस एक चैप्टर में 10,000 शब्द हैं, वो 1 घंटे में चैप्टर पूरा कर रहा है, जिसकी टॉपर है एग्जाम्पल के तौर पे। और जिसका वीक है, जिसका 150 वर्ड्स पर मिनट यानी कि शब्द पढ़ता है, उसको उसी चैप्टर को जो एक बच्चा 60 मिनट में ख़त्म कर रहा है, उसको 4 घंटे में ख़त्म कर रहा है। तो तनाव आएगा नहीं आएगा? मेरे को इस चीज़ से परेशानी नहीं कि मैं पीछे हूँ, सुमित जी मेरे से आगे कैसे हो गए, इस चीज़ से परेशानी है। तो मेरा इस वजह से प्रेशर बन रहा है। तो इसके लिए मोबाइल क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। अब आ जाते हैं ब्रेन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ब्रेन प्लास्टिक की तरह है, मोल्डेबल है। उसको जिस शेप में आप डालेंगे, मैं पानी को इस शेप में डालूंगा तो ये शेप दिखेगी, पानी को अगर ग्लास में डालूंगा तो ग्लास की शेप दिखेगी। लेकिन आप किसी शेप में डाल ही नहीं रहे, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लोड ले रहे हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपने मोबाइल से फेच की, यहाँ डाली, तो मोल्ड करने का समय नहीं मिला, प्रोसेस करने का समय नहीं मिला। ओके, फिर आपने एक और इंफॉर्मेशन लोड ली और लाते ले। तो न्यूरोसाइंस क्या कहती है, आपके ब्रेन में एक मिरर न्यूरॉन्स है। और लोग कहेंगे ये क्या होता है? अगर आपको याद हो तो आपके पुराने टीचर्स कहा करते थे कि बेटा यहाँ से जो पढ़ते हो ना, घर जाकर ना एक बार रिवीजन करो, या फिर पापा को, मम्मी को, भाई को, किसी को पढ़ा दो, ताकि आपके ब्रेन में, अच्छा उन्होंने ये नहीं बताया क्यों, तो ब्रेन में एक मिरर न्यूरॉन्स हैं, जो समझा वो बोल दिया, तो यानी कि प्रोसेस होके बाहर चला गया। तो जिसको क्या बोलते हैं, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ और आउटपुट आ गया।
तो जो मैंने पढ़ा मेरे काम का है, ठीक है। बाकी सब मैंने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है। अब मैंने इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, 6 साल का बच्चा कार्टून देख रहा है, गेम खेल रहा है, प्रोसेस तो कर ही नहीं रहा, आउटपुट तो जा ही नहीं रहा, तो आपकी एक हार्ड डिस्क है, भरे जा रही है। तो जैसे ही कोई टफ कॉन्सेप्ट आएगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक का, हाथ खड़े, क्योंकि जगह ही नहीं बची प्रोसेस करने की। इसलिए बच्चों को मैथमेटिक, केमिस्ट्री, साइंस मुश्किल लगती है, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड हो चुकी है। ओके। इसको और डीप में ले जाते हैं, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है उस पर कलर्स होते हैं सर, ट्रिलियंस ऑफ कलर्स, ठीक है। साइंटिफिकली बताना मुझे, आपने ट्रेनिंग, जैसे आप खुद फिटनेस में हैं, जब अगर आप बाइसेप्स की ट्रेनिंग कराएंगे तो बाइसेप डेवलप होंगे या थाइस डेवलप होंगी? बाइसेप्स होंगी। मेरे को आपने 3 घंटे के लिए मोबाइल दिया जिस पे लाखों कलर्स हैं, फिर आपने कहा किताब पढ़ ले, किताब में 2 ही कलर हैं, ओके, 4 ही कलर हैं, 16 कलर हैं। मैं ट्रिलियंस कलर पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ रोज 3 घंटे, किताब पढ़नी मैंने आधा घंटे, मेरा मन लगेगा? और आपका बच्चा क्या कंप्लेन करता है, मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो ब्रेन मैच ही नहीं कर पा रहा, उसकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही। और फिर जब राइटिंग की बात आती है, राइटिंग तो 2 ही कलर पे है, वाइट पेपर, ब्लैक या ब्लू पेन, तो राइटिंग क्यों होगी? तो इस वजह से, और बाकी तो जो देखो नुकसान हो रहे हैं वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता है। उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो रही है, उसके कलर सेंस खत्म हो रहे हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड खत्म हो रहा है, बॉडी खराब हो रही है, ये सब आपको पता है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक आपको शायद ना पता हो। तो उसका एकेडमिक भी क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि ब्रेन की ट्रेनिंग किसी और चीज़ पे कराई है और करना कुछ और है, तो गैप बहुत बड़ा है। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा एक, मान लो कि अगर थोड़ा सा इसको चेंज करूं कि मान लो अगर बच्चों को मैं कोई बुक देता हूं, मान लो मैंने मोबाइल नहीं दिया, ठीक है, मोबाइल 10 मिनट देख लिया बट मैंने नहीं दिया, और मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, मैं तो स्टोरी पढ़, राइट, तब तो उसके हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट 2 ही कलर चल रहा है, तो ये कोई इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा? उसका फ़ायदा ही है। मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी? हाँ पढ़ी। हमें क्या नुकसान हो गया उससे? हमें फ़ायदा ही मिला, हम कैरेक्टर को समझ पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं। अब तो कॉमिक्स खत्म होगी, वरना हर कॉमिक्स में एक कैरेक्टर होता था जिसको विजुलाइज करता था, फिर वो नेक्स्ट पे जाता था, फिर अच्छा कैरेक्टर इतना बड़ा, डायलॉग 2 ही लिखे हुए हैं। और आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, बच्चे विजुलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो कैरेक्टर के साथ उस, यानी कि आपने स्टोरी कंप्रिहेंशन सीखा हमने बिना जाने, हमें वर्ड भी नहीं पता था कंप्रिहेंशन, और हमने क्या कि कॉमिक्स पढ़ी और कंप्रिहेंशन, पिक्चर देखते समझ में आ गया, अच्छा ये होने वाला है, डायलॉग देखते समझ में आ गया, तो हमने स्टोरी और वर्ड कंप्रिहेंशन सीखा। आज हमारा बच्चा सीख नहीं रहा, इसलिए कॉमिक्स या बुक्स ये होनी चाहिए। स्टोरी बुक्स पढ़ाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है तो, ठीक है। और लिखने का जो आपने बताया कि तो लिखने से तो जैसे मान लो कि हम तो एक तो स्कूल में लिखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स लिखते हैं कि चल हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगा, तो बस वही लॉजिक है या कुछ और? नहीं, हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है सर। जो टॉपर्स होते हैं उनकी हैंड राइटिंग की स्पीड जो होती है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होती है, 40 शब्द पर मिनट लिखते हैं। जो एवरेज बच्चे होते हैं जिनको लिखने में जोर आता है, वो लिखते हैं 13-14 वर्ड्स पर मिनट। अब लिखने का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम। कॉन्सेप्ट ये है, आप हमेशा उस काम को टालोगे जिसमें आपको जोर ज़्यादा लगता है। ब्रेन का नियम एक है, जिस भी काम में उसको एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी है उससे वो बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, इस शरीर को बचा के रखना। और उसके ब्रेन को क्या लग रहा है, लिखना पड़ेगा। तो ये बच्चे कौन है, लिखने से जी चुराते हैं। पेपर भी पूरा लिख के नहीं आएंगे, लिखने के लिए इनको माँ डांटती है, मारती है, अरे बेटा लिख ले, क्योंकि इनका अंदर से लिखने का मन नहीं करता। तो उसके लिए प्रैक्टिस करा सकते हो। कैसी? एक गमला लो, उसके अंदर गीली मिट्टी लो, ठीक है, उसके अंदर रोज जैसे पंचिंग करो, वो नहीं ले सकते, स्माइली बॉल दे दो, स्माइली बॉल स्क्वीज एंड ऐसे करो, होगा इससे ये मसल्स टाइट हो जाएंगी। ओके, ये मसल जितनी स्ट्रांग होगी उतना लिखना आसान होगा। नहीं तो इनके बच्चों के हाथ दुखते हैं वो लिखते हुए, तो फिर ब्रेन क्या बोलता है, यार दुख रहा है यार, नहीं लिखना यार। तो ये कम्युनिकेशन ब्रेन और बॉडी का है। बच्चा कम्युनिकेट करके बता नहीं पाता, वो क्या बोलता है, मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता, मुझे लिखने से बचना है। वो कम्युनिकेट ये नहीं कर पा रहा कि पेन क्या है, क्योंकि उसको आता ही नहीं ना कम्युनिकेट करना, उसने सीखा नहीं अभी तक। ये बहुत बेसिक चीज़ें जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। आपको जान के ताज्जुब होगा सर, 8 साल से पहले लिखवाना अपराध है। 8 साल से पहले अपराध है, अपराध, क्राइम है ये। आप बच्चे को अगर आप पेंसिल दे रहे हो ना वुडन की, तो क्राइम में आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं ये तो मसल्स बनी नहीं है और आपने उसको पहले लकड़ी की पेंसिल दे दी, पेन दे दिया। क्रेयॉन्स का कॉन्सेप्ट इसलिए था कि उसके हाथ पे दबाव ना पड़े। तो फिर क्यों करते हैं? तो फिर ये तो सबको, स्कूल को भी पता है, सभी को पता है। कौन से स्कूल? हिंदुस्तान में होता है, आप जाओ फिनलैंड में जाओ, नहीं होता। वो तो नहीं करते, वेस्टर्न में चले जाओ, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि उस 3 साल के पीरियड में बच्चों को नेचुरल डेवलपमेंट मिले।
लेकिन पेरेंट ने और टीचर ने मिलकर, स्कूल ने मिलकर क्या किया, 50 तक काउंटिंग आनी चाहिए, 100 तक लिखा होना चाहिए। तो 100 अगर पहले 3 साल में नहीं लिखेगा तो बाद में याद नहीं कर सकता, बाद में भी कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लंडर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसका पेन एक ही है सर, हमारे यहाँ पर ना रिसर्च नहीं हो रही। जिस दिन रिसर्च में आ जाएंगे ना हम हिंदुस्तानी, तो ये चीज़ें अपने आप इम्प्रूव कर जाएंगी। उन लोगों ने रिसर्च की है इसके ऊपर। फिनलैंड में अगर आपको एक किंडरगार्टन का टीचर बनना है तो आप पीएचडी धारी भी हो, मतलब पीएचडी डिग्री रख रखी है आपने, तो भी आपको अलाउ नहीं है। आपका टेस्ट होगा कि आप इस सेक्शन को पढ़ा सकते हो क्या, आप बड़ों को पढ़ा सकते हो, किंडरगार्टन को नहीं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 12वीं पास है चल किंडरगार्टन को पढ़ा लेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वो ये नहीं भूल जाते हैं कि एक टीचर का एक शब्द बोला हुआ, नालायक, बस खत्म हो गया वो बच्चा, तो बेकार है, तो जिंदगी पे बोझ है, माँ बाप पे बोझ है। एक शब्द बोला हो टीचर का, और टीचर कौन है पता है आपको? एक 3 साल के बच्चे के लिए टीचर भगवान है, क्योंकि वो अपनी माँ की नहीं मानता, उसकी मानता है, सिर्फ टीचर की मानता। और उस टीचर के मुझ से अगर ये शब्द निकल जाए तो बच्चा तो स्ट्रेस में आ गया, और इसे बोलते हैं इनर चाइल्ड ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो अभी जो आपने बताया उसमें, अब मान लो कि मेरा भतीजा है, राइट, और वो 4 साल का है, बहुत एक्टिव है, सब चीज़ों में बढ़िया है, लेकिन नहीं लिखता, तो मैं नहीं रहूँ अभी उसको जो कॉन्सेप्ट ये है कि पहले उसके ब्रेन का डेवलप कराओ, यानी कि उसको आना चाहिए। लिख तो कभी भी लेगा नहीं, जैसे वो सब चीज़ बोल लेता है, सारा कुछ कर लेता है, लिख कभी भी लेगा, छोड़ देना चाहिए। और बहुत एक्टिव है, ही इज गुड इन साइकिलिंग वाइकलिंग सब करता है। उसका अगर आपको लिखवाना भी है ना, क्रेयॉन्स दो और चार्ट दो उसको, आप पेपर, छोटा पेपर मत दो उसको, ओके, जो करना है चार्ट दे दो, और चार्ट पे उसको अब बोलो ABCD लिखने का, अगर आपको लिखवानी है। तो क्या करेगा, वो छोटी ABCD नहीं लिख, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो छोटी नहीं लिख पाता, वो बड़ा लिखेगा। तो जब वो बड़ा लिखेगा ना, तो आप चाहते तो ये ना कि जो उसने पढ़ा है वो दिखा दे, भाई आता है नहीं आता, यही तो चाहते हो। तो बड़ा लिखेगा तो लिख देगा। ओके, आप बोलो कि पेन और कॉपी उसमें नहीं, क्रेयॉन्स दो और चार्ट दे दो उसको, ठीक है। या फिर A4 साइज की जो हमारे पास आती है ड्राइंग बुक, नहीं आती ऐसे लंबे वाली, कि इस पे लिख दे तुम, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके। और अभी जो लिखने वाली बात बोली, उससे लास्ट एक मैं अपना ऐड कर, आपने बोला कि हम लिखने से क्यों कतराते हैं, क्या आपने बताया कि क्यों नहीं लिखते हैं? हमारा नहीं, खाली लिखना नहीं, हमारा ब्रेन हर उस काम से कतराता है जो उसका पोटेंशियल नहीं है, जहाँ उसको लगता है कि मेरी एनर्जी जैसे ज़्यादा खर्च होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप ये बॉटल पकड़ो, आप तो फिटनेस में हो ना, आपने देखा हो कोई हठ योग कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, तो सेम ही ना, सिखा तो सेम ही टीचर है, फिर क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि किसी का अगर ये वाला पैराइटल लोब नहीं मिला, उसको क्या लगता है, यार मैं ऐसे ट्विस्ट करूँगा तो मेरे को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करेंगे, तो वो बचने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल, आपने कार चलाई होगी, कार में कोई स्टीयरिंग कस के पकड़ता है, कोई बॉटल को कस के पकड़ता है, और कोई बहुत आराम से, है ना, क्यों? और कोई बहुत आराम से, कोई स्केचिंग कर लेता है, और कोई पेंसिल को ऐसे पकड़ता है कि वो पहले पन्ने पे लिखे तो तीसरे पन्ने तक इम्प्रिंट जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को लगता है कि ये चीज़ मुझसे गिर जाएगी, तो वो कस के पकड़ लेता है। कौन सी ब्रेन को लगता है? जिसमें ताकत कम है, वो कस के पकड़ लेगा। जब कस के पकड़ेगा तो एनर्जी कैसे लगी? ज़्यादा। और ब्रेन का काम क्या है? एनर्जी बचाना। ब्रेन का एक ही काम है, आपका, मेरा, किसी का भी ब्रेन हो, उसे हर कीमत पे अपनी एनर्जी को बचाना है, इस शरीर को जिंदा रखना है। एनर्जी बचाना मतलब सेव रखना है इसको, तो वो खर्च नहीं करने देगा आपको फालतू के कहीं पे। तो इसलिए आपका हाथ अगर उसमें लिखने की ताकत नहीं रखता तो बचने की कोशिश करेगा। नहीं, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी अगर मैं थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन की तरफ जाऊँगा, तो मैं मैनिफेस्ट भी करता हूँ, विजुअलाइज भी करता हूँ, मैं विजन बोर्ड वगैरह करता हूँ, ये सब काफ़ी चीज़ें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं गोल लिखने में लिखता नहीं हूँ। मतलब एक हफ्ते में एक बार लिख लिया, लेकिन आई डोंट राइट। आपके लिए लिखने वाला बना ही नहीं हुआ, अब आपके लिए लिखने वाला नहीं बना हुआ। और आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसके लिए पहले तो थैंक यू। क्योंकि क्या होता है, जैसे अब आपने मैनिफेस्टेशन वर्ड उठाया, मैनिफेस्टेशन के अंदर 3 चीज़ें हैं, विजुअलाइजेशन करना है, अफर्मेशन बोलनी है, और लिखनी है, 3 चीज़ें। और इस चौथे का, इन तीनों का बेस क्या है? इमोशंस होने चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने मैनिफेस्ट किया, मेरे को एक गाड़ी चाहिए, या मेरे को लाइफ पार्टनर चाहिए, और वो लिख नहीं पाया। जैसे आप कह रहे हैं मैं हफ्ते में एक बार ही लिख पाता हूँ, जब उसको पूरा नहीं हुआ तो मन में पता गिल्ट क्या आएगा, यार मैंने प्रोसेस पूरा नहीं किया है मैं राइट? लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे और आपको वो ब्रेन नहीं मिला तो आपको इमोशन वो जागेंगे नहीं, तो वैसे भी वो नलिफाइड हो गया वो, क्योंकि इमोशन आने चाहिए। अच्छा, इमोशन कब आते हैं? जब ब्रेन को वो सपोर्ट मिलता है। अब जिस काम में ब्रेन को एनर्जी खर्च करनी है, उसमें कहाँ इमोशन आएंगे? कुछ आपके रिश्ते ऐसे हैं ना जिसको आप निभाते इसलिए हो क्योंकि रिश्ते हैं, एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है, उसमें मजा आता है क्या? ऐसे ही ब्रेन के हैं। ब्रेन को लिखने में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको नहीं लिखना चाहिए।
ओके ऐसे कुछ लोग विजुलाइज नहीं कर पाते, उनको विजुलाइज नहीं करना चाहिए। ओके ओके, गॉट इट। तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ कवर कर लिया हमने, और बेसिक ना काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, आई थिंक ऑडियंस को मिल गई होगी। और मेरे और आपसे, हम जैसे लोगों के लिए तो है ही, बट हमसे कहीं ज़्यादा मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों के लिए। क्योंकि वो मतलब बच्चों वाला जो टाइम है, जो काम है ना, क्योंकि वहाँ पे ख़राब कर दिया तो जो अभी आपने बोला ना कि अगर मान लो कि तुम अगर 2 साल 4 साल 6 साल के बच्चों को ख़राब कर रहे हो तो महापाप है टाइप, राइट? वो तो बहुत ही गलत है। तो इससे जो भी हमने बात करी, आई होप कि काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। और मैं अभी जैसे मैं अपने लिए, अपने बेटे के लिए हम दो कराते हैं सबसे पहले। और मैं आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक बार ना इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा देखिए, और अल्टीमेटली कम से कम इस पॉडकास्ट को, या जो भी पार्ट आपको समझ में आता है, वो आप अपने, जैसे होता है कि अगर आपके नहीं है तो आपके जो भी आपके नोन वन है, जो आपके लव्ड वन है, उनसे ज़रूर शेयर करो। क्योंकि जेन्युइनली अभी जो मैं बात कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं कर रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ठीक से करूँगा। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।